बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। रखना भी चाहिए क्योंकि हम आपको बाखबर रखते हैं और बताते रहते हैं कि जी बाहर के हालात क्या हैं, और ये सब चीज़ें आपको बताने का मकसद यही होता है कि आप लोग मैक्सिमम कॉन्शियस हो जाएं कि अगर आप लोगों ने कहीं जाना है तो आप लोगों ने किस तरह से एहतियात के साथ जाना है। आगे चल के हम कुछ मौजूदा सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम आगाज़ में जो आपको बताते चलेंगे, चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी जो कि रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए थे, कल उन्हें आहूं और सिस्कियों में सपुर्द खाक कर दिया गया। और कल हमने स्पेशल ट्रांसमिशन भी की, उनकी खिदमात पर भी रोशनी डाली। जिस तरह से सिटी न्यूज़ नेटवर्क को लेके एक पौधा उन्होंने लगाया और आज आप देख रहे हैं कि इस पौधे की शाखें जो हैं पूरे मुल्क में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। तो ये अज़्म हमने कल किया था कि जिस बुनियाद को उन्होंने रखा, जो विज़न उनका था, जिस मेहनत और लगन का पौधा उन्होंने लगाया, इंशाअल्लाह हम इस सफ़र को इसी तरह से कायम रखेंगे। बिलाशुबा इस दुनिया में सभी लोग जाने के लिए आए हैं और हम सब लोगों का ईमान भी यही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उनको खिराज तहसीन इस तरह से पेश करना है कि उनकी खिदमात के तराफ में जो उन्होंने पौधा लगाया उसमें सभी लोगों ने मिलजुल कर अपना किरदार अदा करना है और सिटी न्यूज़ नेटवर्क को एक कामयाब तरीन चैनल बनाना है, जिसके लिए हम सभी लोग कोशा हैं और इंशाअल्लाह ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और उनका नाम रोशन करेंगे। आज उनकी रस्म कुल अदा की जाएगी। सभी लोगों से शिरकत की इल्तमास है। जो लोग शिरकत नहीं कर सकते, खुसूसी तौर पर उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले चलते हैं आज के पहले सेगमेंट की तरफ, जानते हैं मौसम बाहर का कैसा है। हमारे साथ हैं कोमल। कोमल बताइए इस वक्त मौसम कैसा है और 24 घंटे के लिए प्रेडिक्शन क्या की है? जी बिल्कुल अना, आज शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो शहर लाहौर का मौसम जो है वो मुतदिल है। सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी है। जो ही सूरज जो है वो आंखें दिखाता है तो पारा अच्छा खासा हाई हो जाता है, लेकिन जो ही जो है वो सूरज आंखें छुपाता है तो बादलों का डेरा हो जाता है। मौसम जो है वो खुशगवार सा हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है। अगर मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो है वो सूरज ने खूब आंखें दिखाई हुई हैं, अब ताप दिखा रहा है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री तक जा पहुँचा है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% और हवा की रफ्तार ओवरऑल लाहौर में 11 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर के हवाले से कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम जो है वो 28 डिग्री तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि शाम के औकात में जो है पंजाब समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी ठंडी हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शाम के औकात में जो है वो मौसम बेहतर हो और साथ ही साथ बारिश भी हो सकती है। और इसी तरह लाहौर के इक्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो ओवरऑल लाहौर में इक्वालिटी इंडेक्स जो है वो 162 तक जा पहुंचा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से रवां हफ्ते के हवाले से ये कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो अपने तेवर दिखाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल। मौसम की सूरत हाल हमें कोमल ने बताई है और अब हमने बढ़ना है शहर की सूरत हाल की तरफ, जो कि हमें ठीक कम अज़ कम नहीं नज़र आ रही है। पहली खबर, कोरोना के वार तेज़ हो गए, मुस्बत केसेस की शरह 12.4% तक। ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए प्लान तैयार, शाहराहों को सिग्नल फ्री करने के लिए 2 करोड़ मंजूर। सात डिपार्टमेंट सेक्रेटरी से खाली और रोजमर्रा के अमूर मुतासर होने लगे। और घरेलू झगड़े, ज्यादती, अगवा के केसेस में इजाफा। कुछ खबरें ऐसी हैं कि मुझे नहीं समझ आ रही उनको अच्छा कहा जाए, बुरा कहा जाए। ट्रैफिक मसाइल का हल कैसे मुमकिन होगा? सिग्नल फ्री हमारे पास पहले भी मंसूबे हैं। और फिर ये कौन सी नई बात है कि सेक्रेटरीज से महकमे खाली हैं, काम मुतासर हो रहा है। विमेन हेल्पलाइन का क्या फ़ायदा होगा? ये आज की हमारी तमाम खबरें हैं, इनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी सीनियर रिपोर्टर अकमल सुमरू मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुमरू साहब। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का। सुमरू साहब, पहली खबर की तरफ आते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि खबरें कुछ समझ नहीं लग रहा है, इनको अच्छी खबरें कहा जाए, बुरी कहा जाए। मौजूदा कोरोना की सूरत हाल 12.4 तक
पॉजिटिविटी रेशो पहुंच चुकी है और मैं बारहा एक ही बात कह रही हूँ, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, निज़ाम ज़िंदगी हमारा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है। कल किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे से पूछा, मैंने अभी तक लोगों को सिर्फ ये क्वेश्चन टीवी पे करते देखा था या किसी से सुनते देखा था। मुझे किसी ने कहा आपने कोरोना कभी देखा है? यकीन माने अब आकर इस टाइम पर आकर इतने सारे लोगों की ज़िंदगियां चले जाने के बावजूद, मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारों की कोविड से डेथ हुई, कोई आपको ये कहे, इससे मुज़हका खेज़ क्या बात लगती है आपको? वो तो शुरू में जब कोरोना की लहर पाकिस्तान में आई और पंजाब की हुकूमत मुतहरिक हुई तो एक खबर पब्लिश हुई कि जिसे चीफ मिनिस्टर के साथ मंसूब किया गया कि वज़ीर आला पंजाब ने इजलास में ये पूछ लिया कि कोरोना कैसे काटता है। तो उसके बाद ये काफ़ी दिन तक जो है ना वो ज़ेर बहस रहा। देखिए अमूमी तौर पर ये सवाल जो है इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, या ये मज़ाक़ा खेज़ हो सकता है या ये क्वेश्चन हो सकता है साइंटिफिकली कि आपने उसका मुशाहिदा किया। हाँ। या किसी भी साइंसदान ने पाकिस्तान में किसी भी बायोलॉजी के शोबे से वाबस्ता नैनो टेक्नोलॉजी। आप यकीन माने मैं 1 मिनट के लिए लाजवाब हो गई। मैंने कहा यार ये तो सवाल, एक तो मैं सोच भी नहीं रही थी कोई अब आके ये सवाल कर सकता है। देखिए तो बाज़ दफ़ा इंसान साइंसी बुनियादों पर सोचता है लेकिन सियासी हालात ऐसे होते हैं कि साइंस भी फेल हो जाती है। Exactly. और पाकिस्तान जो है वो उसी दौरान से गुजर रहा है कि यहाँ पर हर बात को सियासी मसलहत के तहत और हर बात को सियासी बुनियादों पर किया जाता है और उसके साइंटिफिक असूलों को नज़रअंदाज किया जाता है। ये सवालात आज भी बहुत सारे लोगों के जहनों में हैं कि पाकिस्तान की किसी भी लेबॉर्ट्री के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी हो या कोरोना के जो पेशेंट हैं उनके ऊपर इन डेप्थ स्टडी नहीं की गई। डॉक्टर्स का ये शोबा नहीं है, डॉक्टर ने तो सिर्फ उसका इलाज कर देना है और इलाज भी क्या करते हैं, डॉक्टर तो कोरोना के पेशेंट के करीब भी नहीं जाते, उससे वीडियो पर ही बातचीत करते हैं। तो जब आप मरीज़ को करीब से देखेंगे नहीं तो उसका इलाज कैसे करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि आपके यहाँ साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आप लेबॉर्ट्रीज़ में जाकर तहकीकी काम कर सकें। आपके पास जो तहकीक बाहर से आती है, जो मॉडल्स बाहर से आते हैं, उसी को आप स्टडी करते हैं और उसी को रेप्लिकेट लेकिन एक सुमरू साहब, हमारे हालात बाकी ममालिक से डिफरेंट रहे हैं। कोविड की हर लहर में जो रिजल्ट्स हमने बाकी ममालिक में देखे हमारे उनसे डिफरेंट रहे हैं। देखिए हर मुल्क का अपना जोग्राफिया और हर मुल्क का अपना एक माहौल है जिसमें मौसम जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। आप और इसके साथ वहाँ पर जो लिविंग स्टाइल है, जो लोगों का रहने का तरीक़ाकार है, जिसमें लोगों के लिविंग हैबिट्स हैं, लोगों की फूड्स हैं, लोगों का इन्वायरमेंट में हवा है, पानी है, ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अब हमारे यहाँ अभी भी वो कल्चर नहीं है, बड़े शहर में भी ये कल्चर उस हद तक नहीं है कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हाइजेनिक जो फूड है उसको लेने के आदी हैं या हाइजीन के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस होते हैं। अभी वो नहीं है। अच्छा वो ठीक है, मैं अब उसका दूसरा पहलू जो बताया जाता है वो भी साइंस के लोग कहते हैं कि आपके जब जर्म्स से आप ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं तो आप में इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। क्योंकि जो जर्म्स जो हैं वो आप उससे इंटरेक्शन करते हैं, वो जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर जब दाखिल होते हैं तो अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर ये रखा है कि अंदर का मुदाफ़ियाती निज़ाम एक्टिवेट हो जाता है। अब जब वो एक्टिवेट होता है तो उसके खिलाफ जो मज़ाहमती बैक्टीरिया हैं वो जिस्म के अंदर आज खुद पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो उससे इम्यूनिटी लेवल आपका मजबूत हो जाता है। तो इसलिए आप पाकिस्तान को महज इस वजह से क्रेडिट नहीं दे सकते कि इसका नाम पाकिस्तान है, बल्कि जोग्राफिया और यहाँ का जो लिविंग स्टाइल है, यहाँ का माहौल है, यहाँ का मौसम है, यहाँ के फूड हैबिट्स हैं, वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से जो यहाँ पर उसका असर है कोरोना का वो उस हद तक नहीं है। अब मुकम्मल तौर पर जो है वो सारा क्रेडिट हुकूमत लेना चाहती है या हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी को लेना चाहती है तो फिर हुकूमत हर उस चीज़ का भी डिस्क्रेडिट ले कि जिसकी वजह से मुल्क जो है वो जवाल पजीर की तरफ गामजन है। सही। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, मौजूदा सूरत हाल की तरफ हम आ जाएं। हर रोज़ 700+ केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेशो 12.4। आप स्कूल कॉलेजेस विजिट भी करते रहते हैं, आपको लगता है कि सेफ हैं हमारे स्कूल कॉलेजेस, हमारे बच्चे? देखिए इसमें अहम बात यह है कि पॉजिटिव रेशो रिपोर्ट होना ये तशवीशनाक हो सकता है, लेकिन ये खौफनाक इस हद तक नहीं है कि पॉजिटिव रेशो का मतलब कतन ये नहीं है
के लोग उसकी वजह से मर रहे हैं, या मरने का जो तनासुब है वो 12% तक चला गया। ऐसा नहीं, ये पॉजिटिव रेशो है। अब पॉजिटिव रेशो को आप डेथ के साथ लिंक करेंगे तो फिर खौफ पैदा होगा। अच्छा, वो खौफ पब्लिक के ऊपर अब तारी नहीं हो सकता इस स्टेज पर आकर। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ज़ेर बहस लाते रहे हैं। उसमें जो इकोनॉमिक फैक्टर है, उसमें सोशल फैक्टर है, उसमें सीना बसीना चलने वाली बातें हैं, उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से एक आम शहरी ने प्री डिसाइडेड है, उसने अज्यूम किया हुआ है या उसको बतलाया गया है, उसने जो सीखा है उसके मुताबिक उसके अंदर वो खौफ पैदा नहीं होता। अब जो स्कूल और कॉलेजेस की आप बात कर रही हैं, स्कूल्स में तो अभी ये इशू है कि वहाँ पर जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, ख़ास तौर पर प्राइमरी और मिडिल क्लासेस के बच्चे हैं, उनकी उम्र मैक्सिमम जो है वो 14 बरस तक होती है, तो उनमें वैक्सीनेशन नहीं है, वो वैक्सीनेशन नहीं करा रहे या उनको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया गया। दूसरी जानिब इन्हीं स्कूलों में जो असातिज़ा तैनात हैं उन पर हुकूमत मुस्तकिल तौर पर सख्ती भी कर रही है, डेडलाइंस भी दे रही है कि असातिज़ा अपने कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट फराहम करें ताकि जो है स्कूल जो है वो महफूज हो सकें। उस पर बहुत हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। 90% से ज़ायद ऐसे असातिज़ा हैं जो अपनी वैक्सीनेशन करा चुके हैं और बाकी असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने सिंगल डोज करा लिया है, वो दूसरी डोज के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ तक यूनिवर्सिटियों का मामला है तो यूनिवर्सिटियों में किसी हद तक लिबर्टी पहले थी कि असातिज़ा जो है वो अगर वैक्सीनेशन नहीं करा रहे तो उन पर उस तरह से दबाव और सख्ती नहीं थी, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ खुद मुख्तार इदारे हैं, उन्होंने अपना इंटरनली फ़ैसला करना है जो भी फ़ैसला करना है। लेकिन अब यूनिवर्सिटियों में ये सख्ती की जा रही है कि वहाँ पर असातिज़ा और मुलाजमीन और तलबा के जो कोरोना वैक्सीनेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी चेकिंग भी की जाती है और आपके जो इंटरनल मीटिंग्स होती हैं उस पर भी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। इसी तरह आपको तनख्वाह जारी होनी है तो उसको उसके साथ मशरूत किया जा रहा है। तो ये इंटरनल लेवल पर महकमा जात के अंदर तो ये हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी इसको अडॉप्ट कर रही हैं। अच्छा जी सुमरू साहब, हमने मौजूदा सूरत हाल भी डिस्कस कर ली, पॉजिटिविटी रेशो भी बता दी और एक अच्छी न्यूज़ जो अपने लोगों के साथ, शहरियों के साथ हम शेयर करेंगे जी। वैक्सीनेशन जिसका हम कह रहे हैं वाहिद हल है, उसकी तरफ रुझान लोगों का, हमने कल का दिन 51,000 से ज़ायद अफराद ने वैक्सीनेशन कराई है। कमिश्नर साहब की हिदायत पर ये अमल तेज़ किया गया है, इसको मज़ीद तेज़ करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वैक्सीनेशन के साथ हमने एहतियात को भी देखना है, वो बिल्कुल नहीं हो रही है सुमरू साहब। देखें, एहतियात का बड़ा ही सादा सा इसका जवाब है कि पब्लिक का जो रिस्पांस है वो पब्लिक प्लेस पे किसी पे भी आप चले जाएं, बाजारों में, बस अड्डों में, पब्लिक का जो बिहेवियर होता है ना वो कलेक्टिव बिहेवियर होता है। उस कलेक्टिव बिहेवियर के अंदर बिहेवियर को वो फर्द नहीं ठीक कर सकते, वो एक एक बंदा खुद से भी ठीक नहीं कर सकता। देखिए, ये एक पूरी साइंस है, ये सोशियोलॉजी का पूरा एक सब्जेक्ट है कि एक हजूम है या पब्लिक है। नहीं, इनिशिएटिव तो किसी को लेना है। इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट ने कई दफा लिए हैं, मार्केट्स में लेने की कोशिश की गई। एक फॉलो अप आपको कंटीन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। पब्लिक के ऊपर सख्तियां भी की, बहुत ज्यादा की, फिर आप मुस्तकिल तौर पर वो सख्तियां बरकरार भी नहीं रख सके, आपने उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी ना होने की वजह से नरमियां की। आराम से बैठने के मुतहम्मिल हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें। हमें सिर्फ ये पहले समझना चाहिए, देखें कि जो इज्तिमाई रवैये होते हैं माशरे के अंदर वो कैसे तश्कील पजीर होते हैं। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा उस वक्त तक हम पब्लिक के जो ये कलेक्टिव बिहेवियर्स हैं उसको एड्रेस नहीं कर सकते। ये खालिस्तन सोशियोलॉजिस्ट का ये सब्जेक्ट है, ये उनका एरिया है। हमें उनसे बार बार जो है इन इश्यूज़ के ऊपर उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए, रियासती इदारों को भी लेना चाहिए, इवन मीडिया को भी लेना चाहिए। मैं इसलिए इस तरफ निशानदेही कर रहा हूँ कि कलेक्टिव बिहेवियर कैसे मोल्ड होते हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाता है, वो एटीट्यूड्स कैसे बन जाते हैं, वो मुस्तकिल कैसे आपकी आदत में बदल जाते हैं, ये एक पूरी साइंस है। अगर आप ये समझते हैं, ये चीजें अब तक हमें कर लेनी चाहिए थी। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि आपने एक बैनर लगा दिया, आपने 30 सेकंड का इश्तिहार चला दिया, आपने नहीं है, आपने अखबार के अंदर हाफ पेज का या क्वार्टर पेज का इश्तिहार दे दिया तो आपका मतलब है कि लोगों का बिहेवियर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर की स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप उस कैंपेन के अंदर जो सोशियोलॉजी के लोग हैं उनको शामिल नहीं करते, तो आप नतीजा कैसे पैदा करेंगे? तो जब तक पब्लिक के कलेक्टिव बिहेवियर के ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इनफरादी तौर पर ये चीज़ें फोर्स नहीं कर सकते।
सही, तो ये जी एक हल है आपको पब्लिक का कलेक्टिव बिहेवियर देखना, और मेरे ख्याल से अब ये वो टाइम नहीं है कि हम चीज़ों को देखें, अब तो हमें ये सब चीज़ें कर गुजरनी चाहिए थी। पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। तो मैं हर रोज़ यही जो है वो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ इस न्यूज़ को वाइंड अप करते ही कि प्लीज़ एहतियात कीजिए, अपना अपना हिस्सा डालें। जब घर में बड़े प्रैक्टिस को आम करेंगे तो खुद ब खुद घर में एक माहौल डेवलप हो जाता है और सभी लोग एहतियात करेंगे। इस खबर को वाइंड अप करते हैं। अपडेट आई है, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला समेत दीगर ने शिरकत की है। सीएम साहब की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है, जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं और इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इसके साथ साथ दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला ने मेयारी इलाज मौलजी की फराहमी के लिए एहसन इकदाम जो हैं उस पर जोर दिया है। सर्विसेज और जिना अस्पताल में जदीद एमरजेंसी टावर की तामीर का फैसला किया गया है। दोनों अस्पतालों में स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी टावर बनाने की उसूली मंजूरी दी गई है। दोनों मनसूबे कम से कम मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर आला की मदर एंड चाइल्ड अस्पताल पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। जी तो नाज़रीन, ये थी अपडेट आप तक पहुंचा दी हमने। फ़िलहाल एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम अगली खबर डिस्कस करेंगे। ट्रैफिक मसाइल का हल किस तरह से मुमकिन हो सकता है, कुछ तजावीज़ जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं उस पर गौर किया जा रहा है। आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा। अच्छा जी, हम ट्रैफिक मसाइल की तरफ तो चलेंगे, लेकिन अभी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जी डिस्कस करना। सोमरो साहब, शेख ज़ायद अस्पताल के एसी जवाब दे गए हैं और गुर्दे के मरीज़ जो हैं उनका बुरा हाल है। अस्पताल में जो दीगर मरीज़ आ रहे हैं, हम लोग इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लाइट लेने लगे हैं। लिफ्ट्स ख़राब हुई, व्हील चेयर्स नहीं हैं, स्ट्रेचर नहीं है मरीज़ों के लिए। अब इस मौसम में, हब्स में आपने किस तरह से इलाज करना है? क्यों ये चीज़ें नज़रअंदाज कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? शेख ज़ैद अस्पताल जो है ना वो तनज़ली और बद इंतज़ामी की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है और गिरावट का शिकार। सॉरी, कौन सा अस्पताल नहीं जा रहा? म्यो हॉस्पिटल नहीं जा रहा, शेख ज़ैद अस्पताल में ज़्यादा इशूज़ हैं, बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के तहत चलने वाला इदारा है और बोर्ड ऑफ गवर्नर है इसका बाकायदा तौर पर। और यहाँ पर जो मोनोपली है अंदर, चाहे वो बोर्ड के मेंबरान की आपस में टसल है, चाहे वहाँ पर लोकल इंतज़ामिया की आपस में टसल है, या दीगर मुहर्रिकात हैं, तो इसका नतीजा क्यों बेचारे आम आवाम भुगत रहे जो पैसे लगा के भी इलाज करा रहे हैं? अगली बात सुनो। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, शेख ज़ैद अस्पताल में कोई सरकारी सहूलियात नहीं है, बिल्कुल आपको मेडिसिन फ्री नहीं मिलेगी, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, आपके पास डॉक्टर आता है या नहीं आता, आप भागते फिरें, जो मर्जी करते फिरें, बोर्ड आपकी बात नहीं सुनेगा, वहाँ पे चेयरमैन होगा, डायरेक्टर होगा, वो आपकी बात आप तक उसकी रसाई नहीं होगी, डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक विजिट करेंगे उसके बाद सारा दिन कोई नहीं आता, शाम हो जाती है 10। मैंने खुद वहाँ पर, क्योंकि मेरी वालदा वहाँ पर ज़ेरे इलाज रही हैं, मैंने खुद वहाँ देखा है, डॉक्टर आते हैं 10 बजे विजिट करने के बाद डॉक्टर वहां पे आपको नजर नहीं आते, दफ्तर से वापस चले जाते हैं, आपको दफ्तरों के अंदर डॉक्टर नहीं आते। फिर क्या होता है, जूनियर डॉक्टर्स वहां पर होते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल जाती है। सीनियर डॉक्टर तो होते ही नहीं, बाज़ दफा 2-2, 3-3 दिन नहीं आते। अच्छा, ये तो उनके वहां पर इलाज मुआवजे की सूरत हाल है। अब जो इंतज़ामी सूरत हाल है जिसमें वहाँ पर आपने फैसिलिटेट करना है, पेशेंट आपको जेब से पैसे दे रहा है, बिल्कुल, पेशेंट आपको पर डे पैसे दे रहा है, पेशेंट आपको डॉक्टर के चेकअप के पैसे दे रहा है, पेशेंट आपने वहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज की मद में पेशेंट को वहाँ पर एडमिट किया हुआ है, आपकी इमरजेंसी के अंदर, आप उसके पैसे ले रहे हैं। तो अगर वार्ड्स में एयर कंडीशन नहीं चलेंगे तो मुझे बताइए, जो पेशेंट सांस का मरीज है, जिस पेशेंट को जो है वो गर्मी से उकताहट होती है, उसको उलझन होती है, तो मुझे बताइए वो कैसे वहाँ पर रह सकता है, वहाँ पर उसका कैसे इलाज होगा जब वो पहले ही खौफ का शिकार है। अच्छा, फिर आप वहाँ पर जो मेडिसिन की सहूलियात है, मेडिसिन के लिए मेडिकल स्टोर्स जो हैं, आप उसके रहमो करम पर हैं, टेस्ट वहाँ पर आप करते नहीं हैं, बाहर से टेस्ट होते हैं, यानी कि मल्टीपल इश्यूज हैं। तो ये सूबाई वज़ीर सेहत कम अज़ कम इतनी इंटरवेंशन तो कर सकती है
कि फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें या फेडरल मिनिस्टर को इन्वॉल्व करें और इस हॉस्पिटल के मसले को हल करें। चलिए जी, आखिर ये लाहौर का अस्पताल है, लाहौर में वाक़ है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, और जो लोग यहाँ पे जाते हैं वो पैसे दे के अपना इलाज मुआवजा कराते हैं, तो प्लीज उनको फैसिलिटेट करें। यहाँ पे लिखा है जी, मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के दावे धरे के धरे रह गए, तो रिक्वेस्ट है उनसे एक दफा इधर भी नजरें करम कर दीजिए। इधर जो मरीज आ रहे हैं उन बेचारों का क्या कसूर है? उनके लिए सस्ता इलाज तो यहाँ किया नहीं जा रहा, अच्छे खासे पैसे लगा के लोग इलाज करवा रहे हैं, और उसके बावजूद अगर यही रवैये डॉक्टर्स के रहे, यही इंतजामी मामलात रहे, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, क्या कहा जा सकता है। अगली खबर की तरफ आ जाएं। शाहराहों को सिग्नल फ्री करने के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर। मुझे सिर्फ ये बता दें, हमने ट्रैफिक मसाइल का निकाला है हल, मुझे तो ये हल कहीं से नहीं नजर आता। मैंने अभी जो 2 सिग्नल फ्री रोड के हालात देखे हैं, खासतौर पर मैं जिक्र कर लेती हूँ जेल रोड का, बुरी तरह ट्रैफिक जैम है। पीक आवर्स में जब आप कभी चले जाएं तो आपका वहाँ पर आधा घंटा तो गया ही नहीं कहीं ना। दूसरा, फिरोजपुर रोड की तरफ आ जाएं। ये 2 सिग्नल फ्री रोड के हम देख चुके हैं क्या नतीजा है। तो डू यू थिंक कि सिग्नल फ्री करना ट्रैफिक मसाइल का हल है? देखिए, सिग्नल फ्री कर लें, सड़कों को कुशादा कर लें, बार बार सड़कें तामीर कर लें, ये मसला ट्रांसपोर्ट का नहीं है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर या कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आपके ट्रैफिक का जो मसला है उसका सिर्फ एक ही हल होता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आप जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज नहीं करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल क्या है जो नाजरीन हमें कल भी हमारा शो देख रहे थे, उन्होंने देख लिया एलटीसी की बसों की हालत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। क्यों? कि आपकी सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक होगी, सड़कें टूटेंगी, सड़कें टूटेंगी तो सड़कों की मुरम्मत होगी, मुरम्मत होगी तो नए टेंडर आएंगे, नए टेंडर आएंगे तो आप ठेकेदारों को नवाजेंगे, आप ठेकेदारों को नवाजेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगा तो आपके ऊपर की दिहाड़ियां लगेंगी, आपका वो पूरा का पूरा सर्कल टूट जाएगा, क्योंकि ये सर्कल ही आपकी सर्वाइवल है। इसी सर्वाइवल के अंदर आपके पॉलिटिकल एलीट है, इसी सर्वाइवल के अंदर आपकी ब्यूरोक्रेटिक एलीट है जो इस सिस्टम को बरकरार रखना चाहती है, और वो कभी भी ये सिफारिशात पेश नहीं करेगी। वो बजट हर बरस जो है अरबों रुपए सड़कों की तामीर के ऊपर, उनकी मुरम्मत के ऊपर, उनको कुशादा करने के ऊपर खर्च कर देगी, लेकिन इस बात पे पैदा नहीं होता आएगी है कि आपके मसाइल अगर वहीं के वहीं रहे, हो ही नहीं सकता ना। देखिए, आपने शहर के अंदर 2 बड़े अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, करोड़ों की बात भी नहीं है। आपका 1 खरब से तो ज्यादा प्रोजेक्ट आपका ऑरेंज ट्रेन का है, आपका मेट्रो बस का प्रोजेक्ट का जो वो था वो भी 50 अरब रुपए के करीब था। आपके दोनों रूट्स हैं, ऊपर आपकी महंगी तरीन बसें या ट्रेन चल रही है, नीचे आपके ट्रैफिक का जो मसला है वहां पर चाहे वो रिक्शे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हैं, चाहे वो गाड़ियां हैं, वो आपस में गुत्तम गुत्ता हैं। तो मुझे बताइए कि इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स करने के बावजूद अगर शहर के अंदर ट्रैफिक का मसला हल नहीं हुआ, I don't know, तो ये कौन लोग हैं जो ये प्लानिंग करते हैं? उनके सामने ये फैक्ट्स नहीं है कि आपके सिग्नल फ्री के नतीजे क्या निकले? उनको सब कुछ पता है, उनको सब कुछ पता है, ब्यूरोक्रेसी को भी सब कुछ पता है। मसला ये है कि जेबें खाली नहीं होनी चाहिए, जेबों के अंदर पैसे आने के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। हमने तो कभी नहीं देखा कि जब सड़क तामीर होती है और उसकी तामीर के बाद उसकी जब हतमी अप्रूवल होती है पैसों के लिए, तो मुतलका इंजीनियर्स, मुतलका इंस्पेक्टर्स और उनकी टीम वहां पे गई हो, वहां पे सड़क का जाके इंस्पेक्शन की हो, मुआयना की हो, या मीडिया को बुलाया और कहा हो। मैं हैरान हूं, आज तक किसी भी सड़क के अंदर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या ये इतने ही ईमानदार हो गए हैं? अगर ये ईमानदार हो गए हैं तो फिर बाकी तमाम महकमों को, बाकी पूरे मुल्क को इनसे ईमानदारी सीखनी चाहिए। नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, नहीं हुआ, सड़कें खुद ही उसका जो है वो हर देखिए, मैं क्यों इस तरफ निशानदेही कर रहा हूं। आपकी सड़कों के ऊपर जब ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होगा, माहौलियाती मसाइल पैदा होंगे, नफ्सियाती मसाइल पैदा होंगे, लोग डिप्रेशन का शिकार होंगे, लोगों का वक्त जाया होगा, लोगों के पैसे जाया होंगे, पेट्रोल जाया होगा, और उसके नतीजे में जो एनवायरमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो इंसान की सेहत पर असरअंदाज होंगे। आपके गुर्दों की बीमारियां होंगी, आपको गुर्दों की बीमारियां होंगी, आपको दिल की बीमारियां होंगी, आपको दमे की बीमारियां होंगी, आपको सांस की बीमारियां होंगी, ये सारे उससे लिंक्ड हैं। तो आपके शहर के अंदर जब पीसफुल एनवायरमेंट ही नहीं है, जिस मर्जी शाहराह पर चले जाएं आपको वहां पर एक अजीब सा गदर नजर आता है, और उसका असर क्या इंसानों पर नहीं होता? क्या इस शहर के अंदर इंसान नहीं बसते? तो ये ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एलीट, ये इन दोनों का नेक्सस है। इन दोनों का
चाहे नून लीग की हुकूमत हो, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, XYZ, जिसकी मर्जी हुकूमत हो, ये उस सिस्टम का हिस्सा बन के एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और ऐसे मंसूबे लाए जाते हैं। इसी शहर लाहौर के अंदर हर बरस ऐसे मंसूबे लाए जाते हैं जिस पर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं और उसका जो इम्पैक्ट या जो रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए उस लेवल पे वो पैदा नहीं होता और कभी भी ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करते। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये सिर्फ इस बुनियाद पर करते हैं कि ये मंसूबा बनेगा, आपकी तख्ती लगेगी और आप इसकी बुनियाद पर पॉलिटिकल कैंपेन करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, हमने खबर को वाइंड अप करना है। आप सड़कों की कुशादगी करें, आप सिग्नल फ्री करें, क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ इतना? इलेक्ट्रिक बसों की आपने बात कर दी। अभी जो ट्रांसपोर्टेशन का हाल है ना यहाँ पर, वो हमने कल LTC की बसों का हाल दिखाया, खिड़कियाँ टूटी हैं, ऐसी मेट्रो के हालात कहाँ तक पहुँच चुके हैं, आए दिन हादसात, आए दिन हम बसों की खराबी के हालात बता रहे हैं। क्यों इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है? मैडम, मैं इसका बड़ा एक जवाब देता हूँ आपको। पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा मेगा जो शोबा है ना, वो पाकिस्तान रेलवे है। पाकिस्तान रेलवे की माल गाड़ियां और पाकिस्तान रेलवे की मुसाफिर ट्रेनें वो इसलिए बर वक्त नहीं पहुंचती, वो इसलिए हाई क्वालिटी नहीं देती कि उसके पीछे ट्रांसपोर्ट माफिया है, उस पर उनकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। मैं हैरान होता हूं कि लारी अड्डे पर एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करने वाला एक शख्स 2 गाड़ियों से शुरू करता है और चंद बरसों में वो दर्जनों नई गाड़ियां खरीद लेता है। क्या वो चरस बेचता है? क्या वो हीरोइन का कारोबार करता है? तो वो अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करता है। अगर आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बर वक्त हो जाए, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर सहूलियात मिल जाए, तो पीछे वो जो माफिया ऑपरेट कर रहा है वो उसकी शिकस्त है, उसका बिजनेस बंद होगा। फिर हम यही तो कह दें कि ये मुल्क माफिया के रहमो करम पर चल रहा है। ये हमेशा से, इसमें पीटीआई हुकूमत किसी हुकूमत का कोई किरदार नहीं, माफिया आता है मुल्क को संभाल लेता है। ये सिस्टम है, सिस्टम को डिजाइन ऐसे किया गया है कि आप शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएंगे। मुझे बताएं, आपका शहर के अंदर सबसे बड़ा रूट है कैनाल रोड, बिल्कुल लॉन्गेस्ट रूट है और सबसे ज्यादा स्मूथ है, यानी कोई इसके ऊपर कोई सिग्नल नहीं है। मुझे बताइए कितनी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है? क्यों नहीं चलती? वो इसलिए नहीं चलती कि उसके पीछे पूरे प्राइवेट बिजनेसेस करने वाले लोग हैं। सही कह रहे हैं। वो नहीं चलने देंगे। आपके बड़े रूट्स के ऊपर, आपके ज्यादा रशी रूट्स के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं चलने देंगे। सब्सिडी के दावे, अवाम की सहूलियत के दावे, जेबें भरने के फिर क्या होगा? आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, आपके जो इलीगल पार्किंग स्टैंड है वो बंद होंगे। इलीगल पार्किंग दर आपके पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होते हैं, उनको भत्ता जाता है, उनको कमीशन जाता है, पार्किंग स्टैंड लगवाने वालों को पैसा जाता है, मुतलका टाउन इंतजामिया को पैसा जाता है, मुतलका जोन को पैसा जाता है। तो आप ये तो फिर आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। नहीं, ये हकीकत है ना। तो सिस्टम के अंदर जो खराबियां हैं उसको ठीक नहीं करना, आप उसको ठीक करना नहीं चाहते। कहीं एक आधी जगह खराबी हो तो ठीक होती है ना, जहां मैंने कहा पूरे आवे का हवा ही बिगड़ा। तो सिस्टम क्यों, कम से कम इस बात को रियलाइज तो करें ना कि सिस्टम के अंदर खराबी है और ये खराबी इन्होंने पैदा की है। क्या लगता है किसी को ये बात रियलाइज नहीं है कि कौन कौन कहाँ पैसे खा रहे हैं? ये खिलवाए जा रहे हैं, माफिया के आगे खुद ये लोग बैठे हैं, घुटने टेक के बैठे हैं, अपने मुफादात आगे नहीं बैठे, ये दे आर पार्ट ऑफ दैट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ अपने मुफादात हैं इनके, तो फिर ये मसले ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। फिर चाहे आप जितने मर्जी पैसे लगा के सिग्नल फ्री कर लें, रोड को शादा कर लें, आप आवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे। अभी शाकाम चौक का हुआ, हाँ बिल्कुल, वहां पे फ्लाईओवर बनेगा। इससे पहले आखिरी हुकूमत में, आखिरी सालों में शहबाज शरीफ ने शौकत खानम अस्पताल के सामने जो है वो फ्लाईओवर बनाया। वहां पे ट्रैफिक की सूरत हाल देख लें क्या है। आपके फिरोजपुर रोड के ऊपर जो है आपने उसको सिग्नल फ्री रखा। आपका जो गुलाब देवी अस्पताल है उसके सामने क्या होता था, अब वहाँ आपको अंडरपास बनाना पड़ रहा है। आपका शादरा चौक के ऊपर चले जाएं, वहाँ पर आपने अप्रूवल दी हुई है कि हम मुस्तकबिल में यहाँ पर फ्लाईओवर बनाएंगे, अंडरपासेस बनाएंगे। एक मुस्तकिल तौर पर प्लान है कि आपने कभी भी हर साल हर बजट के अंदर ऐसा मौका नहीं आने देना कि कोई नया प्रोजेक्ट ना हो और अरबों रुपए का प्रोजेक्ट ना हो। क्यों कि वो होगा, ये स्टैंडर्ड यानी जिसको आप एसओपी कहते हैं ना शॉर्ट में, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। और ये हर किसी को पता है कि सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट होता है उस पर 10% स्टैंडर्ड कमीशन है। कहाँ जाता है वो 10% जाता है, बिल्कुल ऐसे ही किसी जेबों में जाता है, जैसे जाता है, चाहे वो चेक की क्लियरेंस पर हो, चाहे वो 2 नंबर माल के इस्तेमाल में हो, चाहे वो ठेका दिलवाने की सूरत में हो, जो मर्जी
जहां जहां मर्जी फैसिलिटेट करना हो, ये तो सबको पता है। बिल्कुल ऐसे और यहाँ पर सरकारी दफ्तर में आपको एक फॉर्म दस्तखत करा के आगे जमा कराने के लिए 500,000 रुपए देना पड़ता है, और जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट है वो मुफ्त हो जाते हैं। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। यही जो सरकार का हिस्सा है, जो सरकारी मशीनरी का हिस्सा है, चाहे वो क्लर्क हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, उन सबको पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जब दफ्तरों के अंदर काम होता है, फाइलों को पहिए लगते हैं, तो वो किस बुनियाद पर लगते हैं पहिए। तो ये सिस्टमैटिकली जो है वो हम लोगों को प्रॉब्लम के अंदर एंगेज किया हुआ नहीं ठीक होने वाला सिस्टम। कभी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे नाज़रीन, अगली खबर की तरफ आएंगे। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला ही हाफिज़ है, पता नहीं ये सारी प्लानिंग कौन करता है, कहाँ बैठ के करता है, जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब रोज़मर्रा के अमूर मुतासिर हो रहे हैं, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी से खाली हैं, इस पर बात कर लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अगली खबर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले मैं सुमरू साहब से ये जान लेती हूँ कि रोज़मर्रा के उमूर इनके होते क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी से खाली हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि एज सच कोई बहुत बड़े काम ये लोग कर रहे हैं और लोगों को इसका फ़ायदा भी पहुँच रहा है। जी सुमरू साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस मंशूर पर इलेक्शन लड़ा था ना, उस मंशूर में ये दावा किया था, हम दावा ही कहेंगे क्योंकि पार्टीज अपने मंशूर में दावे करती हैं। और इन्होंने दावे किए हैं जो हवा में भी कहीं नजर नहीं आ रहे। दावा किया था कि सेहत और तालीम हमारी तरजीहात में शामिल होगा। सेहत और तालीम इनकी तरजीहात में शायद तनज़ली से शामिल है, सही कहा, यानी कि ऑर्डर वाइज जो है वो नीचे से ऊपर जिस लेवल पे थी उससे भी कितना नीचे ले आए हैं। आपके दो बड़े महकमे, उसमें महकमा हायर एजुकेशन या पूरा महकमा तालीम की बात कर लें। महकमा हायर एजुकेशन में जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से लेके अब तक 13 के करीब सेक्रेटरी तब्दील हुए हैं। 13 सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की बात करें। महकमा स्पेशल एजुकेशन में 4 महीने से सेक्रेटरी का ओहदा खाली पड़ा है। महकमा हायर एजुकेशन में 1.5 महीना होने वाला है, वहां पर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का ओहदा खाली पड़ा है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर आपका इतना बड़ा सूबे का महकमा है, वहां पे सेक्रेटरी का ओहदा खाली पड़ा है। अभी मैं बाकी महकमों की तरफ नहीं जा रहा, 7 महकमे, ये तरजीहात की बात हो रही है। ये आपके दो बड़े जिन पे आपने फोकस करना था, दो बड़े आपके वो शोबाजात हैं जिस पर आपने ये दावा किया था कि हमारी तरजीहात में शामिल है। और उसी दावे के तहत आज लाहौर में आप पंजाब तालीमी इनकलाब कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पंजाब उसमें शिरकत, और वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे, वज़ीर आला पंजाब उसमें शिरकत करेंगे, उसके अंदर जो है वो स्कूल के वज़ीर शिरकत करेंगे, हो सकता है हायर एजुकेशन के वज़ीर भी शिरकत करें, ब्यूरोक्रेसी शिरकत करेगी, और ये दावे किए जाएंगे हमने पंजाब के अंदर तालीम के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि जिस महकमे के अंदर सरबराहान मौजूद नहीं है, जो तालीम के अहम तरीन महकमे हैं, जिसके तहत आपके लाहौर समेत पंजाब भर में 750 से ज़ायद सरकारी कॉलेजेस, आपकी 40 से ज़ायद पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़, आपके महकमे के पास सेक्रेटरी नहीं है कि वो इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को देखे। नतीजा क्या है, नीचे एडिशनल सेक्रेटरी देख रहा है, नीचे स्पेशल सेक्रेटरी देख रहा है, तो उनके पास वो पावर्स ही नहीं होती और वो मामलात को देखते ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद जब ब्यूरोक्रेसी को चार्जशीट किया जाना शुरू किया, जब ब्यूरोक्रेसी के स्क्रूटाइट करने शुरू हुए, तो लाहौर जिमखाना के अंदर बैठकर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने ये फैसला किया था, जिसको आप आम में DMG कहते हैं, कि उन्होंने ये फैसला किया था कि हमने काम नहीं करना, हमने फाइलें नहीं चलानी, हमने इनिशिएटिव नहीं लेने देना, हमने गवर्नमेंट को फेल करना है, और हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके अंदर फाइनेंस इन्वॉल्व हो और हमारे पेनों से उसके दस्तखत हो। और उसका नतीजा ये होगा कि आपके महकमे चौक हो जाएंगे, आपका सिस्टम चौक हो जाएगा। आप सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर जाकर तो देखें, पहली बात है आम आदमी को वहाँ जा नहीं सकता, कौन जाए, और वहाँ पे दाखिले के लिए आपको इजाजत ही नहीं है। अच्छा, अगर आप खुदा न खास्ता दाखिल हो भी गए हैं तो आपको मुतलका सेक्रेटरी के कमरे के अंदर दाखिल होने के लिए वक्त नहीं मिलेगा, नहीं सकते या आप वो किसी मीटिंग में बाहर गए होंगे या अंदर कोई मीटिंग, आप बाहर से नहीं गुजर सकते। ठीक हो गया, तो आपके पास रसाई ही नहीं है। अब नतीजा क्या है कि वहां पे फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं। इन 7 शोबाजात के अंदर जब आप तकर्रियां नहीं करेंगे तो वहां पे काम नहीं होगा, उससे मुतलका जितने भी दूसरे विंग हैं वहां पे काम नहीं होगा। तो नतीजा क्या होगा कि आप 3 साल अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट तो जारी कर रहे हैं,
और पंजाब तालीमी इनकलाब का ये मैं दावा भी आपको बड़ा दिलचस्प बताऊं, इन्होंने जब पंजाब की तालीमी पॉलिसी लॉन्च की थी, वो तालीमी पॉलिसी NGOs के डॉक्यूमेंट का चरबा था। और मुझे इतनी तकलीफ हुई उस वक्त, मैंने उस पर कॉलम भी लिखा था कि पंजाब हुकूमत को इतनी तौफीक नहीं हुई कि सरकार के दादोशुमार जो है उसको कंसिडर करें। NGOs के दादोशुमार की बुनियाद के ऊपर आप पॉलिसी साजी कर रहे हैं। मुझे बताएं, जब सरकार NGO के दादोशुमार के ऊपर चलेगी तो फिर उसके मंसूबे कितने पायदार होंगे, उससे किस हद तक आप नतीजा बर्पा करेंगे। तो हमारे यहाँ मसला ये है बुनियादी तौर पर कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके साथ जो सिविल इंतज़ामिया है वो साथ नहीं खड़ी, और वो साथ इसलिए नहीं खड़ी, वो पुराने सिस्टम का हिस्सा हैं, वो मौजूदा सिस्टम का भी हिस्सा हैं, वो जानते हैं सिस्टम को किस तरह चलाना है, सिस्टम को किस तरह से चौक करना है। आप सेक्रेटरी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देंगे, OSD कर देंगे, तनख्वाह उसको मिलती रहेगी, घर में वो रह रहा है। आपने क्या उसकी सर्विस जब्त कर ली, क्या उसकी प्रमोशन को रोक दिया, क्या आपने उसके इंक्रीमेंट्स बंद कर दिए, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी तो नहीं उसको किया। तो ठीक है, वो तो घर बैठ के तनख्वाह वसूल कर हाँ, रहा है, उनको क्या है उसके जी, पास घर सारा बैठेंगे, कुछ है, सारा कुछ उनको मिल रहा है। तो वो तो कोई उनको मसला नहीं है। तो बुनियादी तौर पर आपने कोशिश भी की कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं, और रिफॉर्म्स का आपने डॉक्यूमेंट भी रिलीज़ किया, और रिफॉर्म्स के ऊपर काम हो रहा था। पाकिस्तान बनने से लेके आज तक जो है वो ये रिफॉर्म्स होते 18 कमीशन बने, और 18 कमीशन में से आज तक किसी ने जो है वो इस्लाहती एजेंडा नाफिज ही नहीं किया, ना इस्लाहत के ऊपर मुकम्मल तौर पर काम किया जा सका। नतीजा ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी आज इतनी ताकतवर है कि उस महकमे का वजीर जो है, सही कह रहे हैं आप, उसके पास भी इतना इख्तियार नहीं है कि वो अपने ब्यूरोक्रेट से, अपने महकमे के ब्यूरोक्रेट से अपनी पसंद के कोई फैसले करवा सकें। और उसकी वजह है कि आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको लिखना तो आता नहीं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। ड्राफ्ट तो वो कर नहीं सकते, वो बेचारे फिर उनके तो ड्राफ्ट कर नहीं हाँ, सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कहा। वो ड्राफ्ट करता है सेक्रेटरी, या सेक्रेटरी भी नहीं करता, सेक्शन ऑफिसर करता है। सेक्शन ऑफिसर नहीं करता, उसके नीचे एक बंदा बैठा है वो बिल्कुल ड्राफ्ट होता है वहां पे। तो आप पहले ड्राफ्ट करना तो सीखें। जब आप ड्राफ्ट करना सीखेंगे तो तब आप ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल। बिल्कुल आपने सही कहा। तो फिर आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते, और ये भी हमने माजी में भी देखा, यही होता आ रहा है, आगे भी यही होता चला जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। घरेलू झगड़े, ज्यादती और अगवा केसेस में इजाफा है, और इस पर वुमेन हेल्पलाइन पर शिकायत के अंबार लग गए हैं। काम इस पर कौन कर रहा है, किस तरह? ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। पै दर पे जो ये अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, और इसके बावजूद भी मैं बार बार कहती हूँ, बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट हो जाते हैं, बहुत सारे वाक़यात जो कि दूर दराज हैं वो तो रिपोर्ट मीडिया पर भी नहीं होते हैं। घरेलू झगड़े, ज़्यादती, अगवा केसेस में इजाफा होने लगा है। वुमेन हेल्पलाइन पर शिकायत के अंबार लग गए हैं। किसने ये शिकायत हल करनी है? अंबार लग गए हैं, लेकिन इनका फ़ायदा क्या है सुमरू साहब? अच्छा देखें, ये अब इस खबर के अंदर जो है ना, बुनियादी तौर पर 3 अंसर हैं, अनासिर हैं। घरेलू झगड़े नंबर 1, नंबर 2 ज्यादती और अगवा, और नंबर 3 कत्ल और अगवा। हम तीसरे से आते हैं वापस। कत्ल और अगवा का जहाँ तक मामला है, शहरों के अंदर ये वारदात उस वक्त होती है कि जब कानून कमज़ोर हो जाता है, और कानून को जो ताकतवर अफराद हैं वो ऐसे ही कंसिडर करते हैं। बड़ा पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर सेइंग है कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें हशरात तो फंस जाते हैं लेकिन जानवर उसको फाड़ के निकल जाते हैं। तो वो कानून ऐसे ही है, और उसका नतीजा होता है कि अगर कोई अगवा हो जाता है तो अगवाकार नहीं पकड़ा जाता, अगवाकार पकड़ा जाए तो कानून के अंदर इतने लकूने हैं कि उसकी ज़मानत हो जाती है और वो बाइज़्ज़त बरी हो जाता है, या उसको रिहाई मिल जाती है। और कत्ल के मामलात के अंदर आप कोई शख्स कत्ल करता है, आपको पूरा एविडेंस मिल गया, लेकिन आपका अदालती सिस्टम, आपका वो प्रोसिक्यूशन का वो सिस्टम, उसके अंदर इतनी कानूनी तौर पर जो है वो हिचे हैं कि वो एक केस जिसका 10 दिन में फैसला होना चाहिए वो कई साल तक उसका फैसला नहीं होता। तो इस 2 वजह से ये आपके कत्ल के वाक़यात भी बढ़ते हैं और अगवा के वाक़यात भी बढ़ते हैं, क्योंकि ये इसमें मुलविस अफराद को ये यकीन होता है, कामिल यकीन होता है कि उनको कुछ नहीं होगा, वो अपनी ताकत, अपने असर और पैसे की बुनियाद पे आज़ाद हो जाएंगे। तो इसका हल तो वाहिद यही है कि कानूनी निज़ाम के अंदर, प्रोसिक्यूशन सिस्टम के अंदर, अदालती प्रोसीजर के अंदर आपको तरमीम करने की ज़रूरत है, अदालती सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है,
और आपको ये तय करना होगा कि किस केस का फैसला कितने दिनों में होना है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी है। ये आपके अदालती प्रोसीजर के अंदर ये खामियां हैं, इसको आपको दुरुस्त करना होगा। नंबर 2, जो आपके रेप केसेस हैं, रेप केसेस में अगेंस्ट वही है, अगेन वही है कि रेप केसेस के अंदर जब विक्टिम को अदालतों के अंदर जाके ये साबित करना पड़ता है। सुमरू साहब, वक्त हमारे पास कम है, तो अदालती, मैं वही बात कर रहा हूं, कानून और अदालती प्रोसीजर, इसके अंदर जब तरमीम नहीं करेंगे आपके घरेलू झगड़े, ज्यादती और ये आपके बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमरू साहब, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं नाज़रीन। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम डिस्कस करने वाले हैं शहर में जो तरक्याती मनसूबाजात चल रहे हैं, शहर की अहम शाहराहों की कुशादगी हो या फिर ट्रैफिक मसाइल का हल हो, इनका हल निकालने की तरफ ही इन मनसूबाजात का आगाज़ किया गया है। आज स्पेसिफिकली हम शहर में जो बड़ा मनसूबा जिसका कल सीएम साहब ने बाकायदा तौर पर संगे बुनियाद भी रखा, शाहकाम चौक फ्लाईओवर के बारे में बात करेंगे, जिसका कल बाकायदा जो है वो संगे बुनियाद रखा गया। शाहकाम चौक फ्लाईओवर की तामीर पर 4 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। अवामी मनसूबे में 39 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद बचत है। 2 तरफा फ्लाईओवर 10 माह में मुकम्मल किया जाएगा। ये कल के मनाजिर हैं जब सीएम साहब ने बाकायदा तौर पर इसका संगे बुनियाद रखा। रोजाना 1,20,000 से ज्यादा गाड़ियों को आमदोरफ्त में इससे आसानी होगी। सिग्नल फ्री ट्रैफिक की बदौलत वक्त और ईंधन की बचत होगी। यानी ये आवाम की सहूलत के लिए मंसूबा है जिसका संगे बुनियाद रखा गया है। बहुत सारे सवालात हैं, कब ये मंसूबा मुकम्मल होगा, क्या क्या मसाइल हैं, शहर में कौन कौन से तरक्याती प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आवाम जो है अभी जिन मसाइल से गुजर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि आया ये मनसूबाजात शुरू तो कर लिए गए हैं, अपने मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल भी होंगे, पाया तकमील तक पहुँचेंगे भी या नहीं, और फिर आवाम को इनका फ़ायदा किस तरह से पहुंचेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। DG LDA अहमद अजीज़ तारड़ साहब ने भी ज्वाइन किया है, साथ ही साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आपके? दुर्रे नायाब, आपके क्या हाल चले? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों के वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं जी, कल शाहकाम चौक फ्लाईओवर मनसूबे का संगे बुनियाद रखा गया बाकायदा तौर पर। तो DG LDA साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कितना अहम मनसूबा है और इसके लिए प्लानिंग तमाम मुकम्मल हो चुकी है, काम शुरू हो चुका है, किस तरह से देखते हैं मनसूबा पाया तकमील तक पहुंचेगा, क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि आपके इल्म में ये मनसूबे पे बाकायदा काम काफ़ी देर का शुरू हो चुका हुआ है। बिल्कुल। ये कोई भी जो मेगा प्रोजेक्ट होता है उससे पहले काफ़ी टाइम उसकी प्लानिंग के ऊपर सर्व करना पड़ता है। तो इसकी प्लानिंग तो पहले से स्टार्ट थी, लेकिन वो रफ प्लानिंग थी। ये पिछले 3-4 साल से गवर्नमेंट की नज़र में था, पिछली गवर्नमेंट की नज़र में, इस गवर्नमेंट की नज़र में भी। तो उसमें एक दफ़ा ये प्रपोज़ल है कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कर दिया जाए, लेकिन जब उसकी डिटेल स्टडी हुई तो वो कोई ऐसी प्रपोज़ल वायबल नहीं आई जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे किया जाए। सही। फिर ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये पब्लिक उस पर नहीं किया जा सकता, तो गवर्नमेंट अपनी फंडिंग से करे। फिर हमने इसका PC1 तैयार किया, डिटेल में ले जाके, फिर PDWP एक फोरम होता है उसमें जाके उसकी अप्रूवल करवाई। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसकी ख़ास हिदायत दी थी कि ये इस इलाके में साउथ ऑफ पंजाब, लाहौर जो है साउथ ऑफ लाहौर, वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा काम हुआ नहीं है, तो उस इलाके में ट्रैफिक के बहुत हैं। ये भी आपके इल्म में है कि ये वाला मनसूबा ये डिफेंस रोड और नहर के बिल्कुल संगम के ऊपर है, साथ ही मुल्तान रोड है, तो काफ़ी हैवी और लाइट ट्रैफिक इस इलाके में से गुजरती है। हमने जो एस्टिमेट किया है वो तकरीबन 1,20,000 गाड़ियाँ हैं, जिनमें से ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है इस टाइम पे और कारें जो ज़्यादा गुजरती हैं। लेकिन जो कोई भी मेगा प्रोजेक्ट जो होता है वो किसी एक इलाके या ख़ास किस्म की ट्रैफिक के लिए नहीं होता, ऐसे ही वो उससे दूर वाले लोगों को भी उसी तरीके से मुस्तफ़ीद करता है जिस तरह उस इलाके में रहने वाले लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। तो इसके साथ जो बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं, हमारा LD एवेन्यू 1 है, जुबली टाउन, LD की अपनी है, इसकी मोलन माल है, इसके अलावा आगे सुख चैन है, कनाल गार्डन है, रेल टाउन है, इस तरह की आगे जाके फिर बैरिया टाउन आता है, फिर उसके आगे जाके लाहौर न्यू लाहौर सिटी आता है। ऐसे ही ये जो रोड है नहर, ये आगे अब ADB की 2 और स्कीमें जो चल रही हैं वो जैसे मुकम्मल होंगी तो ये सुंदर मांगा रोड के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये शहर नहर की सारी ट्रैफिक इसी मंसूबे, ये जो ब्रिज है इसके ऊपर से गुजरेगी। सही। तो DG LDA साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल हमारे रिपोर्टर ने विजिट किया शाहकाम चौक फ्लाईओवर का, उसके कुछ मनाजिर आपके साथ शेयर करते हैं, फिर दुर्रे नायाब हमें बताएंगे कि ये कितना अहम मंसूबा है, किस कदर इससे ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। उमर डार की तरफ चलते हैं जी, दिखाइए।
बिल्कुल शाहकाम चौक के मकाम पे जो है फ्लाईओवर की तामीर का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो जारी है। गुज़िश्ता रोज़ इसी हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जो है शाहकाम चौक फ्लाईओवर का जो है बाकायदा संगे बुनियाद रखा। तफसीलात के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पे जो है 4 अरब 23 करोड़ जो है इस प्रोजेक्ट की लागत है, जबकि हुकूमती नुमाइंदगान के जो दावे हैं उनके मुताबिक इस प्रोजेक्ट में जो है वो 39 करोड़ और 50 लाख की बचत की जा रही है। इसके अलावा जो है 1,20,000 के करीब जो ट्रैफिक है, जब ये फ्लाईओवर मुकम्मल हो जाएगा तो रोज़ाना की बुनियादों पर इससे 1,20,000। ठीक है जी, थैंक यू। हमारे साथ उमर मौजूद है। दुर्रे नायाब, कितना अहम मनसूबा है ये और इससे किस तरह ट्रैफिक मसाइल हल हो बिल्कुल ना, ये देखें हुकूमत पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने आपको पता दावा किए कि लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को बेहतर बनाया जाएगा, और इस हद तक वो ठोकर की हद तक तो कामयाब हुए। बाबे लाहौर बनाया, वो भी LD ने बनाया, लेकिन अभी भी बाबू साबू वाली साइड पेंडिंग है। और लाहौर शहर को ये नया रास्ता देने की जो कोशिश है, मैं इसकी बड़ी हमायत करूंगा, क्योंकि 2012-13 से ये प्रैक्टिकली सोचा जा रहा था कि इसको किस तरह किया जाए। जिस तरह जी साहब ने बताया कि पहले बहुत सारी प्रपोजल्स आई, कभी इसको PPP पे ले जाया गया, कभी इसको किसी फाइनेंशियल मोड में ले जाया गया, कभी कहा कि उस तरफ जो सोसाइटीज़ है, बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, वो इसमें अपना फंड चिप इन करें, वो नई चीज़ें हो सकी। लेकिन अब लाहौर शहर में देखें, मुल्तान GT रोड पे कितना ज़्यादा रश होता है, और अगर हम मुल्तान से कराची GT रोड की बात करें तो लाहौर शहर में ठोकर के बाद यही दाखिली खारजी रास्ता बच जाता है, और इस पे इतनी ट्रैफिक होती थी कि आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे पीक टाइम पे आप नहीं निकल ही सकते थे, और इतनी ज़्यादा क्रिस क्रॉस के डिफेंस रोड आने जाने वाली जो आगे जाके फिरोजपुर रोड और फिर कसूर को मिलाती है, ये इतना इंपॉर्टेंट रूट है कि अगर इसको मुल्तान रोड से ड्यूल कैरिज पे या आप 3-3 लेन 2 रोया आप सड़क बना के इसको थ्रू कर दें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर लाहौर शहर एक्सपेंड कहाँ हो रहा है, आपको ये भी देखना है। बिल्कुल सही। आपने इस तरफ देखा कि रावी ख़त्म हो गया, दूसरी तरफ वाघा बॉर्डर के बाद आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, इस तरफ कसूर के बाद आपकी हदूद ख़त्म है, तो लाहौर तो वर्टिकल ग्रोथ में बहल रहा था। और जाती उम्रा और उस साइड पे जो प्रायोरिटीज़ थी साबित दौरे हुकूमत में, वो बहुत रहीं, लेकिन इस तरह से नहीं रहीं कि इसके और नए रास्ते दिए जा सके। तो वर्टिकल ग्रोथ के तहत भी इसका बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट था, और मैं ये जितने प्रोजेक्ट 10-11 सालों में देखे हैं, शेरा वाला गेट बहुत इंपॉर्टेंट मनसूबा है, वहाँ के लोगों की दाद रसी कभी नहीं की गई, वहाँ के लोगों को मसाइल में धकेला गया, और ट्रैफिक मेरा ख्याल है इससे भी दुगनी तिगनी की तरफ है। गुलाब देवी आपने पूरी फिरोजपुर रोड को सिंगल फ्री मॉडल की तरफ ले गए, आपने कलमा चौक से लेके तमाम ट्रैफिक खूबसूरत अंदाज में आती है, लेकिन जब आके फंसती है तो गुलाब देवी पे इशारों में लाइनें लग जाती हैं कलमा चौक तक। इसी तरह आपका जो ब्रिज है लाहौर ब्रिज, उसकी एक्सप्लेनेशन ना होने से वहाँ पे भी लोगों को मुश्किलात का सामना करता है, तो ये जंक्शन संभालना ज़रूरी था। बल्कि LDA को तो अब ये भी चाहिए कि आने वाले दौर में जितने जंक्शंस इनके वीक हैं, जहाँ पे आने वाले वक्त में बॉटलनेक्स बन सकती है, उस पर काम करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि 2 से 3 सिग्नल फ्री कॉरिडोर पे ये सीरियसली काम कर रहे हैं। अब वो दावे ही हैं, बातें हैं, कागजी कार्रवाई है, ये तो DG साहब बताएंगे। अच्छा, मैं DG साहब से एक और भी बात पूछना चाहूँगी। सिग्नल फ्री रोड्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, मजीद भी इस पर प्लानिंग की जा रही है कि आगे भी सिग्नल फ्री रोड्स की तरफ लोग तनकीद भी करते हैं कि ये ट्रैफिक मसाइल का हल नहीं है। डू यू थिंक कि सिग्नल फ्री करने से ट्रैफिक मसाइल हल हो जाते हैं? देखिए जी, 2 तरह की प्लानिंग होती है, एक तो सिग्नल वाली है, और शहर में जिस तरह की हमारी ट्रैफिक है ना, दुनिया में इस तरह की ट्रैफिक है नहीं है कि एक ही सड़क के ऊपर ट्रक भी चल रहा है, कार भी चल रही है, चिंगची भी चल रही है, मोटरसाइकिल भी है, खोती रेडी भी है, तो रोज गुजरती है, वो हर चीज़ उसके ऊपर चल रही है। तो वो उसके लिए सिग्नल्स वाला जो कंसेप्ट है वो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर टाइम बहुत लगता है। आप देख लें जिन रोड्स के ऊपर सिग्नल्स है वहाँ पे ट्रैफिक कितनी देर रुकती है, और लोगों की जेन्युइन डिमांड आती है कि जी इसको सिग्नल फ्री किया जाए। जैसे हमारे दफ्तर के सामने वाला रोड है खियाबान फरदोसी, इसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, तो हमने उसको थोड़ा सा प्लान किया कि इसको कुछ थोड़ा सा सिग्नल फ्री करें। अब डिमांड आ रही है कि नहीं जी सारे को सिग्नल फ्री करें, तो ये पब्लिक डिमांड आती है। इसी तरह ये लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में, शुमाली लाहौर में बहुत ज़्यादा, जैसे दुर्रे नयाब ने बताया, वहाँ पे बड़ा कम काम हुआ है। तो मौजूदा चीफ मिनिस्टर पंजाब की एक बहुत बड़ी बात है कि वो जो भी काम करते हैं मुशावरत की बात करते हैं। सही। तो हमने ये जितने मंसूबे बनाए, उन्होंने हमें पहले कहा जी कि आप इन इलाकों के जो लोग हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो MNAs MPs हैं, उनके साथ बैठ के मुशावरत करें। सही। तो हमने पहले जब मुशावरत की तो इन 3 मंसूबों, जो 4 मंसूबे हैं,
उसके ऊपर इत्तफाक़ राय हुआ कि ये 4 मनसूबे जो है ना फौरी तौर पे फौरी नौइयत के इनको आप फ़ौरन शुरू करें। उनमें से एक ये शाकाम चौक वाला था, दूसरा ये जैसे दुरनयाब ने बताया ये जो गुलाब देवी और लाहौर ब्रिज है, शेरा वाला जो रेलवे स्टेशन से लेकर फ्लाईओवर है, और क्रीम ब्लॉक जो है अल्लामा इकबाल टाउन में क्रीम मार्केट, उसके बाहर एक अभी वो इस साल की एनुअल डेवलपमेंट प्लान में आ गया है, वहाँ पे एक फ्लाईओवर बनना है और उसके नीचे एक अंडरपास बनना है। इसी तरह जो फ्यूचर के बड़े बड़े मनसूबे, वो इस साल 10 अरब का प्रोजेक्ट एक चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और रखा है लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। तो उसकी जो हमने तजावीज़ बनाई वो तो ज़ाहिर है एक प्रपोज़ल होती है, वो 10 अरब के अगेंस्ट आप कोई 20, 30, 40 अरब की बनाते हैं, उसमें से फिर मनसूबे सिलेक्ट होते हैं जो उसी कीमत के अंदर ही हमने करने होते हैं। अच्छा, मैं डीजी साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी, तरक्याती मनसूबों को हम ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं, लाहौरियों को बहुत भुगतना पड़ता है। लाल शहबाज कलंदर के हमारे सामने मिसाल मौजूद है, मुकर्ररा जो वक्त दिया गया उसमें नहीं हुआ, प्लानिंग क्योंकि उस तरह से नहीं की जाती। क्या समझते हैं आप, क्या वजूहात बनती हैं जो मनसूबे लेट भी हो जाते हैं और ड्यूरिंग जो मनसूबे कंप्लीट हो रहे होते हैं उसमें ही मसाइल निकलना शुरू हो जाते हैं? जी, उसमें जो लाल शहबाज कलंदर वाला मनसूबा था ना, जो उसके लेट होने की वजह, एक तो बारिशें पिछले साल सही वो रूटीन से बहुत ज़्यादा, सीजन तो अभी भी मानसून का ही चल रहा है, अभी बारिश उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हो नहीं रही है, तो पिछले साल बहुत बारिश होने की वजह से वो उसके अंदर काफ़ी सारा पानी खड़क, चूँकि वो ज़ेर तकमील था, वो 3-3, 4-4 दिन उसको पानी निकालने में लग जाते। दूसरा उसमें कुछ और भी मसाइल, वो शुरू में जिस तरह प्लानिंग में खामियाँ रह जाती हैं वो उस मंसूबे में आ गई। ये वाले जो मंसूबे हमने शुरू किए हैं, इनसे पहले प्लानिंग वाली स्टेज हमने पहले मुकम्मल कर ली थी। ठीक है, वो अंडरग्राउंड हमने टेस्ट करने होते हैं, वो करवा लिए, जो सर्विसेज वहाँ से गुजर रही होती हैं उसकी पूरी स्कैनिंग हमने करवाई कि कौन कौन सी ज़ेर ज़मीन सर्विसेज है, उसका ही पहले से हमने तय कर लिया। जो ज़मीन लोगों से एक्वायर करनी होती है वो भी पहले से हमने डिटेल तय कर ली। तो ये साथ साथ जो कई काम जैसे हम कर रहे होते हैं, तो ये साथ साथ वो काम भी चल रहे हैं। शाकाम के लिए 10 माह का टाइम दिया गया है, तो लाहौरिये ये समझ लें कि जो टाइम फ्रेम दिया उसमें मुकम्मल हो जाएगा? जी, ये प्रोजेक्ट जैसे आपके इल्म में होगा कि ये NLC ये प्रोजेक्ट बना रही है, तो हम इसको डेली मॉनिटर करते हैं, डेली रात को इसका रिव्यू होता है, और ये जो 18 मार्च की डेडलाइन है NLC ने कमिटमेंट दी हुई है कि हम इंशाल्लाह उससे पहले इसको मुकम्मल करेंगे। सही, दुर्रे नायाब हर रोज़ विजिट करते हैं, मैं दुर्रे नायाब से जानूंगी, ब्रेक का कहा जा रहा है कि कौन कौन से मसाइल ऐसे हैं जो कि हम देख रहे हैं कि अमूमी तौर पर मनसूबा जात के साथ जुड़े होते हैं, और शाकाम को लेकर कौन कौन से मसाइल जन्म ले सकते हैं आने वाले टाइम में, इस पर हम बात करते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। दुर्रे नायाब और DG LDA साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे नायाब की तरफ मैं जाना चाहूँगी, आप पहले दिन से ही हमारे नाजरीन को बाखबर रख रहे हैं, मनसूबे का तमाम विजिट भी कराते रहते हैं, आपको क्या लगता है कुछ इश्यूज़ हैं जो कि इस मनसूबे की राह में आ सकते हैं? जी बिल्कुल, इन तीनों प्रोजेक्ट्स पे ख़ासतौर पे शेरावाला और शाकाम पे लैंड एक्विजिशन। सही, देखिए अब डी साहब मेरा ख्याल थोड़ा बताना भूल गए कि जो आपकी लैंड एक्विजिशन थी ना, वो फिरदौस मार्केट मनसूबे में बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सही, वो भी डिले हुई। बिल्कुल, वो अगर 2 से 3 महीने पिरार टाइम पे कर ली जाती तो ये मनसूबा 2 महीने 3 महीने आगे ना जाता। ठीक, तो उस वक्त गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ नहीं थी, कुछ LDA भी टाइमली चीज़ों को नहीं हैंडल कर सका, लैंड एक्विजिशन लेट हो गई। अब लैंड एक्विजिशन जो आपकी शेरावाला की है और आपकी शाकाम की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 61 कनाल एक जगह है, फिर 22 कनाल एक जगह है, और ये दोनों लैंड जो है बड़ी इंपॉर्टेंट लैंड है। शाकाम का मसला ये भी है कि जो DC रेट मुकर्रर किया गया है वो LDA के रेट से भी बहुत कम है। मैं सिर्फ मोहलनवाल स्कीम का आपको हवाला दूं तो मोहलनवाल स्कीम में 4,40,000 रुपये पर मरला DC रेट मुकर्रर किया गया है, जबकि LDA अपनी ऑक्शन करता है तो मोहलनवाल पे वहाँ पे 35 लाख रुपए मरला, 40 लाख रुपए मरला के हिसाब से ऑक्शन कर दी जाती है। तो ये थोड़ा रिवाइज होने की ज़रूरत है, इस पर लोग थोड़ा एतराज़ कर रहे हैं, एतराज़ात आए भी हैं। इसी तरह शेरावाला के अंदर लैंड एक्विजिशन अब तक तकरीबन कंप्लीट हो जानी चाहिए, वो थोड़ी लेट हो रही है। ये थोड़ी चीज़ें जो हैं इशू का बायस बनेंगी, क्योंकि लैंड एक्विजिशन ना होने से जो शेरावाला का स्टार्टिंग पॉइंट है फ्रॉम रेलवे स्टेशन वो मुतासिर होगा। वहाँ पे पाइलिंग नहीं हो पा रही। 4 से 5 पियर्स ऐसे हैं, मकामात ऐसे हैं जहाँ पे पाइलिंग लैंड एक्विजिशन की वजह से रुकी हुई है। आगे काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। इसी तरह जो शाकाम है उस पर भी काम तेज़ी से जा रहा है, लेकिन लैंड एक्विजिशन की वजह से इश्यूज आएंगे। साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट्स पे जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, कुछ मौके पे कास्टिंग की जा रही है, कुछ गर्डर्स को बाकी चीज़ों को प्री कास्ट किया जा रहा है किसी दूसरे मकाम पे, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, ऐसा ही होना चाहिए। गुलाब देवी में ये इश्यूज हैं कि गुलाब देवी थोड़ा सा स्लो है, अब तक वहाँ पे खुदाई का अमल स्टार्ट हो जाना चाहिए था अंडरपास पे।
तो अगर ये चीज़ें अभी भी आप थोड़ा सा पीछे से भाग कर आए, हॉस्पिटल्स वगैरह उसकी वजह से तो ट्रैफिक, क्योंकि वहाँ पे ऑल्टरनेट रूट नहीं है, ऑल्टरनेट रूट के तौर पे सिर्फ एक सर्विस लेन है, सर्विस लेन को उस पे डिप्रेशन की वजह से पिछले दिनों आपने देखा कि सीवरेज लाइन किस तरह बैठ गई। बल्कि साहब ने विजिट किया, मैंने इसे क्वेश्चन किया और इन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि हम जानते हैं ये 60, 70, 80 के एरा का सारा सीवरेज सिस्टम है, इसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत के वसाइल अब आपके सामने है कि पंजाब हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा खुला पैसा नहीं है इस टाइम, लेकिन लाहौर के लिए जो किया जा रहा है वो भी मेहरबानी है इनकी, क्योंकि ये बहुत एक अवामी राय बन चुकी थी कि पीटीआई वाले ना लाहौर में पैसे नहीं लगाएंगे, ऐसे ही है। लेकिन अब जिस तरह प्रोजेक्ट्स खुल रहे हैं, आगे आ रहे हैं, 2 साल के अंदर अगर इसको कंप्लीट कर दें, तो कहते थे सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, अब लाहौरियों की अमूमी राय थी, लेकिन अब ये जितने प्रोजेक्ट्स 2 साल में कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, अल्लाह करे ये टाइमली इसको कंप्लीट कर दें तो मेरा ख्याल राय बदल जाएगी। डीजी साहब, इन इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जाएगा जिनकी निशानदेही की है दुर्रे नायाब? ये बिल्कुल दुर्रे नायाब ने सही पॉइंट आउट किया। किसी भी मंसूबे के लिए जब ज़मीन एक्वायर करनी पड़ती है तो एक लंबा काम है, पहले लेकिन वो ये बेसिक है बिल्कुल, वो मैं थोड़ा उसका बताता हूँ तफसील उसकी। पहले ये होता था कि वो ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीन ले लेते थे, सारा प्रोसेस बाद में मुकम्मल होते थे, उसकी वजह से लिटिगेशन होती थी और वो अदालतों में काफ़ी कई दफ़ा नेगेटिव चीज़ें भी हमारे खिलाफ आती थी। अब चूँकि वो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म डिफरेंट है, अदालतें बड़ी विजिलेंट हैं, तो हम कोई काम ऐसा नहीं करते जो कल कोई इदारे के लिए या लोगों के खिलाफ जाए। तो जब ये लैंड एक्विजिशन का हमारे बिल्कुल ये नोटिस में था कि हमने करनी है, तो जैसे ही ये मंसूबे का आगाज़ हुआ उससे पहले हमने लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू कर दिया था। और वो काफ़ी, जैसे मैंने कहा कि लंबा प्रोसेस होता है, उसमें पहले हमने एक नोटिस इशू करना है, फिर उसके बाद मेजरमेंट्स करनी है, फिर उसके बाद कीमत का तयन होता है, फिर उसके बाद दोबारा नोटिस होता है कि जिस कीमत के ऊपर आप अपने एतराज़ात जमा करवाएं। वो एतराज़ात जमा होने के बाद फिर वो जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर होता है वो डिप्टी कमिश्नर को भेजता है, वहाँ पे कमेटी बनी हुई है, उन्होंने उनकी बातें सुननी होती हैं, सुन के उनका जो अगर जायज़ मौक़िफ़ है तो कीमत का दोबारा तयन करते हैं, अगर मौक़िफ़ ठीक नहीं है तो वो उसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद फिर ये फाइनल जाके वार्ड होता है, फिर ये कब्ज़ा होता है। तो ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम इसको भी हम बाकायदा फॉलो करते रहते हैं। और ये लैंड एक्विजिशन जो है ये हमारी अब तकरीबन फाइनल स्टेज के ऊपर है, तो इसमें हुकूमत का ये बड़ा हमें ख़ास हिदायत है कि किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, तो ना ही हम किसी की ज़बरदस्ती ज़मीन इस तरह, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं और ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। दुर्रे नायाब, आप कुछ कहना चाहें? मैं ना यहाँ से मौके का फ़ायदा उठा के डी साहब बैठे हैं, ये भी ज़रूर कहूँगा क्योंकि आजकल ये बड़ी मैसिव एक्टिविटी कर रहे हैं। 2050 तक आइंदा लाहौर शहर के अंदर जो ज़रूरियात होंगी उसका मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, और ये चीज़ आज डिटरमिन कर ली जाएगी कि 2050 तक लाहौर को कहाँ फैलना है, कहाँ रोकना है, कहाँ सोसाइटियाँ बननी है, कहाँ नहीं बननी, किधर सड़कें मेगा स्ट्रक्चर गुजरना है, किधर से नहीं गुजरना, तो उस पर भी क्या पेशरफ्त है अब तक। मैं अक्सर ये क्वेश्चन करता रहता हूँ, और लाहौर का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस टाइम ये होना चाहिए कि लाहौर कहाँ फैल रहा है, कहाँ जा रहा है 2050 तक। आज जो तय कर लिया जाएगा, और उसके लिए कोई प्लानिंग भी की है, प्लानिंग क्या की जा रही है वो उसके लिए ज़रूरी है। क्या थोड़ा इसमें ये बड़ा बार मौका जो है ना वो दुर्रे नायाब ने सवाल किया है। लाहौर का जो मास्टर प्लान, ये देखें, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पंजाब की बाकायदा विजन है कि हमने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं हर शहर का मास्टर प्लान बनाना है, और वो बनवा भी रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब ने पंजाब के हर शहर का मास्टर प्लान बनाने के आर्डर किए हुए। तो लाहौर का पिछला जो मास्टर प्लान है वो दिसंबर 2021 में ख़त्म हो जाना है। तो इसके लिए नया मास्टर प्लान बनाने का प्रोसेस LDA का जो गवर्निंग बॉडी है शुरू किया हुआ था, उसकी एक कमेटी बनाई कि लाहौर मास्टर प्लान में क्या चीज़ें आनी चाहिए। शहर के जो रिनाउंड टाउन प्लानर हैं, आर्किटेक्ट हैं, जो बाकी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको उस कमेटी में शामिल किया। उन्होंने उसके शराइत तय की कि जी इस तरीके से मास्टर प्लान बनाना है। फिर हमें हदायत मिली कि जी आप एक कंसल्टेंट हायर करें। हमने एक इंटरनेशनल फर्म को हायर किया है, उसके ऊपर भी कुछ 6 महीने का प्रोसेस हमें लगा, और वो बड़ी टॉप 10 फर्म्स में से है, और उनके पास जो उसके HR है, जो उसके ह्यूमन रिसोर्स है, जिन्होंने ये मास्टर प्लान सारा बनाना है, वो दुनिया के मायानाज किस्म के अपने अपने फील्ड के लोग हैं। तो ये सिर्फ लाहौर के फैलने के बारे में या लाहौर को हाई राइज करने के बारे में ये मास्टर प्लान नहीं है, बल्कि ये शहर के हर पहलू को ये मास्टर प्लान कवर करेगा कि ट्रांसपोर्टेशन किस किस्म की होनी चाहिए, लाहौर को बाकी बड़े शहरों के साथ कनेक्ट कैसे करना है, लाहौर में तालीम किस जगह पे होनी चाहिए, सेहत किस जगह पे होनी चाहिए, ये सहूलियात कहाँ पे रखनी है, कारोबार कहाँ पे होगा, कारोबार का जो लोगों की रिहाइश है वो कितने फासले पे होनी चाहिए, एनवायरनमेंट किस किस्म की होगी, ज़ेर ज़मीन पानी का क्या करना है, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एक चीज़ के लिए 10-10, 15-15 किस्म के सर्वे हैं, वो सर्वे करके बड़े साइंटिफिक तरीके से इस मास्टर प्लान को बनाया जाएगा। और ये इंशाल्लाह ताला लाहौर सिटी का ड्राफ्ट मास्टर प्लान, जो ड्राफ्ट
वो दिसंबर में हम मुकम्मल करेंगे और पूरी डिवीज़न का जो है वो मार्च तक मुकम्मल करेंगे। उसके बाद ये पब्लिक कंसल्टेशन हर महीने हम करते हैं, लोगों को दावत देते हैं कि वो आगे अपनी आरा से हमें आगाह करें। ये बहुत ज़रूरी है, हर महीने कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, ये अदालतों में जाएंगे तो बेहतर है इनको बिठा के लें कि पहले आप आएं। आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इस मास्टर प्लान में हमारा एक ये भी ख्याल है कि लाहौर को अगर हाई राइज करना है तो पूरी दुनिया में डेंसिटी ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन वो इलाकों में ज़्यादा रखते हैं। हमारा लाहौर फैली जा रहा है जिससे एग्रीकल्चर ज़मीनें जो हैं वो रिहायशी इलाकों के नीचे आ रही हैं, फिर ज़ेर ज़मीन पानी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा फैलाना पड़ता है, सड़कें आपको, सीवरेज का निज़ाम, हर चीज़ ज़्यादा फैलाना पड़ता है। तो हमारी इस मास्टर प्लान में कोशिश ये भी है कि अगर लाहौर को हाई राइज करना है तो वो किस तरीके से करना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं इनका और कंपटीशन भी है इस बार। रिवर रावी अथॉरिटी बन चुकी है, बिल्कुल अब CBD बन चुकी है, तो अब LDA अब LDA ने दिखाना है कि जी हमने अगर काम किया है तो हम आपसे बेहतर काम करेंगे और वो फिर टो लेंगे, क्योंकि नहीं है ना तो नई जो अथॉरिटीज़ हैं वो पुरानी जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके साथ लाइन लेती हैं, उनको देख रही होती हैं कि ये क्या कर रहे हैं और हम उनके पीछे चलेंगे। अब ये भी एक कंपटीशन है कि इन्होंने उनको पीछे चलाना है कि उन्होंने इनको पीछे चलाना है, तो ये भी एक चलती रहती है। चलिए ये सब चीज़ें साथ साथ हैं। अच्छा जी, हमारे पास टाइम कम है। DG साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे लोग हमें हमारे सोशल मीडिया पर बार बार ये सवालात करते हैं कि जी आम आवाम की दाद रसी नहीं है LDA में, वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत उस तरह से मौजूद नहीं है। अगर किसी को LDA में किसी काम के लिए जाना है, पूरा पूरा दिन एड़ियाँ रगड़ते लोग रह जाते हैं, इस तासुर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जी, इसके लिए दो तीन चीज़ें हम बड़े बड़े काम जो कर रहे हैं। अगेन ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने हमें हदायत दी थी कि जो नक्शा है, बिल्डिंग प्लान है, इसकी टाइमलाइन तय करें। तो ये हमने 30 दिन की टाइमलाइन तय की है। प्राइम मिनिस्टर साहब हर हफ्ते इसको रिव्यू करते हैं। अभी तक उस टाइमलाइन के हिसाब से 4,500 से ज़्यादा नक्शे 1 साल 2 महीने की मुद्दत में हम मंजूर कर चुके हैं। कभी भी नक्शा 30 दिन के से ऊपर नहीं हमने जाने दिया। इसमें किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं, वन विंडो सिस्टम है, वहाँ पे लोग आते हैं, अपनी दरख्वास्त देते हैं, 30 दिन के अंदर अंदर नक्शा मंजूर हो जाता है। दूसरा, हमारा जो वन विंडो सिस्टम है उसके ऊपर कंप्लेंट्स आती थी कि जी दरख्वास्त दे जाते हैं, उसके बाद कोई वाली वारिस नहीं है, तो उसको भी हमने रिव्यू करना शुरू किया हुआ है। उसमें हमने एक शिक लगा दी है कि जो टाइम के अंदर डिस्पोजल है, टाइमली डिस्पोजल हम इसको कहते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर अफसरान की कारकर्दगी का जायजा हम लेते हैं और उसको जज़ा सज़ा देते हैं। तो अभी हमारी टाइमली डिस्पोजल 80% से अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर चली गई है। सही। कोई मैसेज आप लाहौरियों को देना चाहें? ये लाहौरियों के लिए मैसेज यही है कि LDA जो है वो आपका इदारा है, आपकी बेहतरी के लिए काम करता है, आपकी तजावीज़ को हम हर वक्त वेलकम करते हैं, तो हमारे साथ हर वक्त राब्ते में रह सकते हैं। सही जी, तो आप राब्ते में भी रह सकते हैं, अपनी तजावीज़ भी दे सकते हैं। आपकी खिदमात के लिए LDA का इदारा कोशा है। जहाँ कहीं आपको लगता है कि मसाइल हैं उनको ज़रूर जो है हाईलाइट कीजिए ताकि आपके मसाइल भी हल हो सके। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दुरे नायाब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। और ये परचम देखकर जो सुकून मिलता है वो तो आप सभी लोग जानते हैं। वतन से मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो इसका जो है अच्छे तरीके से उनको इदराक भी है। खैर नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जिन मेहमानों से हम आपको मिलवाने वाले हैं, हमारे नौजवान जो कि इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ रखते हैं और अपने वतन के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। हम उनकी काविशों को हमेशा सराहते भी हैं, आपसे मिलवाते भी हैं और उनकी मेहनत को हम आपके सामने भी लेकर आते हैं। ऐसे ही 2 नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट हैं और जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा सरअंजाम दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। अभी इसको ऑफिशियली जो है वो उस तरह से जो है बताया भी नहीं गया, लेकिन हमने कहा कि ज़रूर अगर इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया तो हम आपसे ज़रूर मिलवाएं। ये पाकिस्तानी झंडा जो आप देख रहे हैं ये बॉटल्स के ढक्कन से बनाया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत अंदाज में मेहनत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर इस पर मेहनत हुई होगी। तो ये आइडिया आया कैसे, कितनी मेहनत हुई, कितना वक्त इसमें लगा और फिर जब ये मुकम्मल हो गया तो कितनी खुशी महसूस हुई, अपने मेहमानों से जान लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। अबूज़र आबिद और मुशर्रफ परवेज़ ने हमें ज्वाइन किया है, जिनका ये आइडिया था, जिन्होंने बेसिकली इस पर काम किया और इतना खूबसूरत झंडा बनाया। अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बेसिकली ये आइडिया था अबूज़र का, तो अबूज़र से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे आइडिया आया आपको? जी बेसिकली एक दिन मैं यूट्यूब पे कुछ अर्सा पहले 2-3 साल ऑलमोस्ट हो चुके, मैं नॉर्मली जिस तरह हर कोई यूट्यूब इस्तेमाल करता हूँ तो मैं सर्चिंग में वीडियोस देख रहा था, तो पाकिस्तानी एक लड़का था गालिबन 12-13 साल का, उसकी वीडियो मुझे मिले देखने में। उसने ये था कि 12-13 साल का तो लड़का था, 4000 बॉटल कैप्स की वजह से उसने पाकिस्तानी फ्लैग डिज़ाइन किया था।
तो बड़ा खूबसूरत था माशाल्लाह से, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। मैंने कहा कि मुझे मौका मिला इंशाल्लाह से तो मैं ज़रूर करूँगा इस तरह का कोई प्रोग्राम, कोई यूनिक चीज़ पाकिस्तान के लिए, ताकि मुल्क का नाम रोशन कर सकूं। सही, तो वहाँ से बेसिकली आपको ये आइडिया आया। लेकिन ये तो एक बहुत ही मुनफरिद, आपने उससे भी बड़ा एक्सपेंड किया उसको बड़े लेवल पे करना, तो ये कैसे आपने प्लान किया, वक्त उसके लिए मैनेज करना, फिर बॉटल्स के ढक्कन का आपने इंतखाब किया, क्यों? इसके लिए कोई और चीज़ भी तो अल्टरनेट आप सोच सकते थे। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने वो ऑलरेडी दिखा था प्लान, मेरे जहन में एक आइडिया आ चुका था कि बॉटल कैप्स था बेसिकली वो बॉटल कैप्स था। मेरी हमेशा से यही दुआ करता था कि अल्लाह मुझे कोई इस तरह का एक मौका दे दे कि पाकिस्तान के लिए मैं कुछ अच्छा यूनिक कर सकूँ जो आज तक किसी ने ना किया हो। तो वो मेरे जहन में था। लास्ट 14 अगस्त थी, वो कह लें कि ज़्यादा इंटरटेनमेंट नहीं रही क्योंकि कोविड की वजह से घर पे ही रहना पड़ा। तो मैंने कहा कि चल अगले जो 14 अगस्त आ रही है हमारी, तो इंशाल्लाह वो भरपूर तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये था कि मैंने कहा कि कुछ अर्से पहले मैंने वो वीडियो देखी, पाकिस्तानी जो लड़का था छोटी सी, और उसने पाकिस्तान बोतल कैप के ऊपर फ्लैग डिज़ाइन किया। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं भी यही करता हूँ नेक्स्ट ईयर पे। तो 14 अगस्त को ये मेरे जहन में ख्याल आया। तो 15 अगस्त को मैं अपने दोस्त के पास गया, मुशर्रफ था साथ में। हाँ, मुशर्रफ को हम देख रहे हैं, वो साथ आपकी हेल्प करा रहे हैं। तो मुशर्रफ, कैसा लगा ये प्रोजेक्ट? और इस पर जिस तरह कलर्स हमने देखे हैं कि ग्रीन ढक्कन्स को कलर किया है, वाइट किया है, कितना टाइम टेकिंग था, ओवरऑल कितना वक्त लगा? बेसिकली हमने तकरीबन 1 साल का दुरानिया इसमें यूज़ हुआ है। तो 1 साल तक हमने पहले ढक्कन उसको कलेक्ट किया ढक्कनों को। तो फिर उसके लिए यानी पेंट का इंतजाम किया, पेंट किया उनको अच्छे तरीके से, आके झंडे की जो शेप बनाई हमने कलर करके, वाइट और ग्रीन पेंट किया अच्छे से करके। तो आपके सामने आपने देख लिया, अच्छे से बनाया। सही। अच्छा, ये कितना टाइम लगा? आपने सबसे पहले ढक्कन कलेक्ट किए, फिर उनको कलर्स किया, और दोनों ने ही किया है, किसी तीसरे की हेल्प नहीं ली? मेरे साथ तीसरा दोस्त था, वो उसके एग्जाम से अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका। ठीक है। इसके दौरान एक पूरा साल मैंने बताया था, लास्ट 14 अगस्त को था आइडिया। तो उसके बाद मैंने वर्किंग स्टार्ट की 15 अगस्त से। तो फिर पूरा 1 साल लगा बॉटल कैप्स को कलेक्ट करने में। बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था ना, ये अब जो बनाया था मैंने बॉटल कैप्स का जो फ्लैग, ये 2 लाख के ऊपर है। लेकिन जब स्टार्ट किया था तो ये अपना प्रोजेक्ट ये था कि 1 लाख। ये टोटल कितने ढक्कन है? 2 लाख। 2 लाख से ज़्यादा है। ठीक है। 2,03,000 और इतने ढक्कन कलेक्ट कैसे किए? इस पर क्या कितने आपके पैसे इस पर प्रॉपर कितने लग गए? बेसिकली मोस्टली जो मैंने बॉटल कैप से कलेक्ट किए वो विदाउट कॉस्ट किए थे। सही। यानी फिर भी उसकी मेहनत का तो कोई नेमोल बदल नहीं है। 2 लाख से ज्यादा ढक्कन कलेक्ट करना, चाहे आपने बगैर पैसों के किए हैं, बहुत टाइम दरकार होता है इसके लिए। बिल्कुल, बाकी लोगों को कन्विंस करना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो मैंने जब स्टार्ट किया था ना, वो ये था कि 1 लाख का मैंने बॉटल कैप्स उठा के कवर करना, वो उस पर बनाना। लेकिन जब मुझे लगा ना कि 1 लाख ईजिली हो जाएंगे, मैंने वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, टारगेट 1.5 लाख पे चला गया। 1.5 लाख से फिर मुझे लगा ये भी हो जाएगा, तो मैं 2 लाख पे चला गया। मैंने कहा ठीक है इतना, लेकिन 2 लाख से भी ज़्यादा मैं चला गया था इस वक्त। तो ये 2 लाख। अच्छा, नॉर्मली ऐसा कोई काम घर में बच्चे कर रहे हो ना, ढक्कन कलेक्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स कहते हैं क्या फजूल काम कर रहे हो, तो कभी किसी ने कहा नहीं कहा था। लोग हमको कहते थे कि यार आप क्या करना चाह रहे हैं, लोग तनकीद निशाना बनाते थे कि यार आप ये इनको बेचेंगे। सबसे पहले घर वाले कहना शुरू कर देते क्या फजूल काम है, ढक्कन इकट्ठे करके कभी यहाँ रख रहे हैं, कभी यहाँ रख रहे हैं। वो कहते थे कि आप अपनी स्टडी पे फोकस करो, ये काम छोड़ दो, आपने ठेका नहीं लिया पाकिस्तान का, ये आप कर रहे हैं। लेकिन हमने अपना जो एम बनाया हुआ था ना कि यार हमने करना है पाकिस्तान के लिए, तो हम इंशाल्लाह करके दिखाया ये सब। सही। तो पहले आपने ढक्कन की कलेक्शन की, उसके बाद कलर्स की तरफ आया, आपने कलर करना शुरू किए इनको। तो कलर कौन सा इंतखाब किया? कोई स्पेसिफिक कलर इस पे यूज किया है कि आम जो कलर्स इस्तेमाल? नहीं, कोई स्पेसिफिक तो नहीं था, जो नॉर्मली ग्रीन और व्हाइट जो पाकिस्तान के पर्चे में होती है वो। नहीं, कलर क्वालिटी में पूछ रही हूँ। जी क्वालिटी, हाँ, वो ऑयल पेंट इस्तेमाल किया। कोशिश थी कि बेस्ट जो पेंट हो वो इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा झंडा था ऑब्वियसली, वो जितना भी खर्चा इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा जी इन्होंने। तो कैसे लगा, ये कितना प्राउड फील हुआ? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्राउड, क्योंकि मैं कह लगे लकी फील करता हूं। और फिर अपना झंडा बनाया, तो फिर क्या कमाल? पाकिस्तान की यूनिक रिकॉर्ड था, मेरे हिस्से में आ रहा, मेरे थ्रू पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है मेरे लिए। ये आपने 14 अगस्त पे मुकम्मल किया है? जी 13 को 14 अगस्त का था, 13 को प्लान था कि कवर किया, ओवरऑल डिजाइन कर लिया, फिर 14 को पब्लिक के लिए, मीडिया के लिए ओपन किया आप लोगों ने। सही। अब मुझे ये बताइएगा कि आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की सतह पर किसी को बुलाया, बताया कि हमने अपने मुल्क के लिए किया है, रिकॉर्ड कायम किया है, इसको कवर किया जाए, इसको सराहा जाए? रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। गिनीज बुक में भी रजिस्टर करवाने के लिए रब्ता उन लोगों से किया, वो उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। बाकी उनको मेल भी डाली, कोई इससे रिप्लाई नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट ट्राई किया था। लेकिन अच्छा, ये आपने रिकॉर्ड तो कायम कर लिया। जब आप कुछ कर लेते हैं ना, तो फिर आपके आगे के प्लान्स जो हैं वो मजीद बनना शुरू हो जाते हैं। आगे क्या करना चाह रहे हैं? आगे के भी प्लान है इंशाल्लाह, वो करते हैं, जो काफ़ी प्लान है, लेकिन फिलहाल वो सीक्रेट है। और बाकी ये था कि कुछ मैं अपने गाँव के लिए भी करना चाहता था, जो मेरा गाँव का नाम शहजादा गाँव है, माशाल्लाह अच्छा नाम है। तो जो इस गाँव को मैं डिजिटल विलेज बनाना चाहता हूँ, बेसिकली जो मेरा लॉन्ग टर्म जो एम है मेरा। बाकी शॉर्ट टर्म भी काफ़ी प्लान है पाकिस्तान के लिए, अपने इलाके के लिए, इंशाल्लाह वो भी करते हैं। आप कुछ देखने वाले नौजवानों को मैसेज देना चाहें कि इस तरह से ये
चीज़ें यूज़लेस लगती हैं, इनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से आपने किया और फिर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आपने कौमी परचम बनाया। कोई मैसेज देना चाहे? मैं मैसेज देना चाहता हूँ लोग नौजवान फजूल टाइम एक्टिविटीज़ में अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने मुल्क के लिए काम करें जैसे हमने किया, तो लोग हमसे इंस्पायर होकर अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें। और ये नौजवानों को ज़रूर करना है। आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अगर जज्बा रखते हैं कुछ कर दिखाने का, तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं और इधर उधर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं और कुछ अच्छा करके दिखाएं, जैसे हमारे ये स्टूडेंट्स जिन्होंने करके दिखाया है। तो बिलाशुबा यही वो लोग हैं जो कि मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे, आगे लेके चलेंगे और कुछ नया जो है वो हमेशा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। आपने जो आगे प्लान्स बना रखे हैं, अभी आपने कहा कि उनको आपने हाइड रखना है, तो उनके लिए जी गुड लक, थैंक यू। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं जी सेगमेंट्स। मोबाइल रेट्स है मेरे पास, और अगर आप प्लान कर रहे हैं, आज वीवो के डिफरेंट मोबाइल फ़ोन हमारे पास हैं जी। वीवो V9 मॉडल है और ये प्राइस इसकी क्या है जी, अगर आप ये मोबाइल ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये आपको मिलेगा 29,999 रुपये में। वो प्राइस एकदम से ऐसे करके आई, मैंने कहा मुझे इस साइड पे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट मोबाइल वीवो Y12 मोबाइल, अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं 24,999 रुपीज़। नेक्स्ट मोबाइल वीवो Y15 25,999 रुपये, 25,999 रुपीज़। इसके बाद जी वीवो Y20s मोबाइल है, 29,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। मोबाइल तो आपने ख़रीदने हैं, तो आप प्लान करें कि इनमें से कौन सा ख़रीदना है अकॉर्डिंग टू आपके बजट जितना होगा उसके अकॉर्डिंग आप मोबाइल ख़रीद सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, आपको बताते हैं जी बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाज़ार में। जी तो कहाँ कहाँ ऑफ लगी है वो मैं आपको बताऊंगी। पता नहीं बचत और बजट जो है वो मिक्स होता चला जा रहा है। तो बचत बाज़ार में हमारे पास आज ब्रांड्स कौन कौन से हैं, लाइमलाइट पे अगर आप जाएंगे अप टू 30% ऑफ है। निशात दिलिन पे अगर आप जा रहे हैं तो अप टू 50% ऑफ है। Next brand is Uniworth, up to 50% off. और इसके बाद जी है शू बॉक्स, अप टू 70% ऑफ। जी तो नाज़रीन ये थे हमारे पास ब्रांड्स जहाँ पर ऑफ लगी हैं। सोशल मीडिया को आजकल लोग बड़ा फॉलो करते हैं और जो ट्रेंड सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं सभी लोग कहते हैं कि उन्हें भी उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। हमारे बहुत सारे स्टार्स जिनको लोग पसंद करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, महविश हयात का मैं यहाँ पर ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल हुई हेयर कट कराते हुए, तो लोग क्या कहते हैं जी, हमारे स्टार्स जिनको वो पसंद करते हैं कि फ़लाँ ने अगर ये हेयर कट कराया है, फ़लाँ ने अगर ये ड्रेस पहना है, तो वो भी उसी को फॉलो करेंगे। महविश हयात की वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो उन्होंने लुक्स अपनी चेंज की हैं, शॉर्ट हेयर कट में वो गई हैं और बहुत सारे उनके मद्दाह उनको फॉलो करने वाले हैं, उन जैसा हेयर स्टाइल करवाने वाले हैं। तो हम आपको उनकी वीडियो दिखाते हैं कि उनकी नई लुक। तो आप लोग करवाने वाले हैं या नहीं ये हेयर कट? मुझे तो फरमाइश आ गई मेरी प्रोड्यूसर की तरफ से कि मुझे ये वाली लुक्स ले लेनी चाहिए। खैर इसका प्लान थोड़ा सा आगे चल के करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। अगर आपको महविश हयात का ये स्टाइल पसंद लगा तो आप लोग ज़रूर करवाएँ, आपको लुक्स चेंज करते रहना चाहिए, थोड़ा सा फ्रेश सा आप फील करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जी। अगला सेगमेंट हमारे पास क्या है, जानते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं।
तो माल का हाल आपने जान लिया, करेंसी रेट्स क्या है ये आपने जान लिए, आज के भाव क्या है अब ये जानते हैं। सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं, मार्केट में कौन सी सब्जी का क्या रेट है, रुमेल की तरफ चलते हैं। ओवर टू यू। अजी बात की जाए सब्जियों की कीमतों की तो ये इस कदर बढ़ चुकी हैं कि आम आदमी की कुव्वत खरीद से जो है वो बाहर हो चुकी हैं। दिहाड़ीदार मजदूर तबका जो है वो उसने इन महंगी सब्जियों ने जो है वो उसका बजट, किचन बजट जो है वो बुरी तरह से जो है वो मुतासिर किया है। कीमतों की अगर इनकी बात की जाए तो मुतादिद सब्जियां जो है वो अपनी ट्रिपल सेंचुरी और डबल सेंचुरी जो है मुकम्मल कर चुकी हैं। मेथी की अगर बात की जाए तो वो 300 रुपये किलो में दस्तियाब है, मटर जो है वो 350 रुपये किलो, जबकि करेले जो है वो 200 रुपये किलो में जो है वो दस्तियाब हैं। दीगर कोई भी सब्जी जो है वो यहाँ पर 100 से कम में दस्तयाब नहीं है। मेथी, कद्दू, करेला, टिंडे, ये तमाम सब्जियां जो हैं वो 100 से 150 रुपये किलो के दरमियान जो है वो यहाँ पे फ़रोख्त हो रही हैं। सब्ज़ मसालों की अगर बात की जाए तो अदरक की कीमत जो है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रही। 450 से 500 रुपये किलो के दरमियान जो अदरक है वो यहाँ पे फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसन जो है वो 300 से 350, टमाटर जो है वो 60 रुपये, प्याज जो है वो 60 रुपये। इसके अलावा जो हरी मिर्च और नींबू की कीमतें जो है वो इस वक्त जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही। 400 रुपये किलो नींबू जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और जो इंतजामिया है वो यहाँ पर कहीं जो है वो नज़र नहीं आ रही। कहीं पर भी जो है वो हुकूमती रिट इन सब्जियों की कीमतों के हवाले से जो है वो यहाँ पर नहीं है। अवाम जो है इन महंगी सब्जियों के हवाले से काफ़ी परेशान है। हुकूमत से वो अपील कर रहे हैं कि खुदारा इन सब्जियों की कीमतों को जो कम करके इनकी जो ज़िंदगी में जो बुनियादी जुज़ है, जो हांडी है, जो रोटी है, उसको जो है वो काबिल ख़रीद बनाया जाए ताकि वो सस्ती सब्जियाँ खरीद कर अपने बच्चों का, अपने कुंबे का जो है वो पेट पाल सकें। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रुमेल हमारे साथ मौजूद थे। लोग क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रुमेल ने हमें वो भी बताया कि अवाम कह रहे हैं कि जी प्लीज़ सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। एग रेट्स मेरे पास हैं सब्जियों के बाद आपको ये बता देते हैं। रिटेल प्राइस सबसे पहले अगर आप अंडों की खरीदारी करेंगे तो रिटेल प्राइस के मुताबिक 160। तो थर्ड फ्लोर पे क्या हो रहा है वो आपने देख लिया। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।